इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि एफान और जियो अंडरकरंट से फ्लो होकर एक सिटी गेट के सामने पहुंच गए। वेल ये था किंग टोंग इमॉर्टल पैलेस। इसे ही ब्रॉन्ज इमॉर्टल पैलेस के नाम से भी जाना जाता था। जियो बताती है कि लेजेंड्स के अकॉर्डिंग इसे इमॉर्टल्स ने बनाकर रिवर के नीचे दबा दिया था। जब भी ये ब्रॉन्ज पैलेस अपीयर होगा तब ऐसा माना जाता है कि हमारी दुनिया में कुछ बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली। साथ ही ऐसा भी कहा जाता कि चाहे कोई बंदा कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, इसमें एंटर करने के बाद वो दोबारा वापस नहीं आ पाया, इसलिए हमने जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। और उतने में उन्हें वहाँ पर एक डेड बॉडी नजर आई जिस पर वैक्स की एक लेयर लगा के रखी थी, जो कि काफी ज्यादा अजीब है। जियो बताती है कि एंशिएंट टाइम्स में फोरपोल किंगडम के कल्टीवेटर्स अपनी बॉडी को वैक्स शेल से कवर किया करते थे ताकि उनकी बॉडी महफूज रह सके। और अब इन्होंने देखा कि वहाँ पर हजारों कॉर्प्सेस फ्लोट हो रहे। एफान कह रहा था कि अचानक से ये पैलेस अपीयर कैसे हो गया, तो जियो कहती कि पहले भी एक बार ये पैलेस अपीयर हुआ था। उस वक्त हमारे कॉन्टिनेंट के कुछ पावरफुल लोगों ने अपनी फोर्सेस ज्वाइन करते हुए ब्रॉन्ज पैलेस में एंटर किया था ताकि यहाँ के कॉर्प्सेस पर कब्जा कर सके। उनका मानना था कि ये कॉर्प्सेस इमॉर्टल्स के हैं। तो एफान उससे पूछने लगा कि क्या उन लोगों को कॉर्प्सेस मिले थे, जिस पर जियो कह रही थी हाँ उन्हें एक डेड बॉडी जरूर मिली जिसे उन्होंने आपस में बांट लिया था। मेरी जी फैमिली को भी उस इमॉर्टल का एक हाथ मिला था, मगर जो लोग इस पैलेस में आए थे वो सब के सब मर चुके हैं। जो सुनते साथ ही एफान उस पैलेस को एक्सप्लोर करने निकल पड़ा ताकि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ सके। तभी जियो कह रही थी कि अगर तुम मुझ पर लगाए हुए स्पेल को हटा दो तो मैं भी अपने पावर का यूज करके तुम्हारी हेल्प कर सकती, मगर एफान उस पर ध्यान नहीं देता। और अब एफान ने देखा कि वहाँ का डोर सील्ड है। साथ ही उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ का कोई सीक्रेट उसे इन वैक्स की बॉडीज में मिल सकता। तो एफान अपने पावर का यूज करने ही वाला था कि तभी जियो उससे पूछने लगी कि बताओ तुम इस कॉर्प्सेस के साथ क्या कर रहे हो, जिस पर एफान कहने लगा कि हो सकता है यहाँ से हमें कुछ पावरफुल ट्रेजर हासिल हो, मैं उन ट्रेजर्स को हमारी दुनिया में ले जाना चाहता हूँ। जिस पर जियो कह रही थी कि बातें तो तुम काफी बड़ी बड़ी करते हो मगर असल में तो तुम एक चोर हो। इधर एफान ने जैसे ही कॉर्प्स का वैक्स हटाया उसकी बॉडी से डिवाइन पावर डस्ट बनकर वैनिश हो गई। जियो कह रही थी कि ये तो एंशिएंट कॉर्प्सेस है, इनकी मौत हजारों सालों पहले ही हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है इन पर लगा हुआ सील हटते साथ ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लेकिन तभी इन लोगों ने देखा कि वैक्स को हटाते साथ ही वहाँ मौजूद हर एक कॉर्प्स अवेकन हो गया, तो बेफन उन पर अटैक करना शुरू कर देता है। साथ ही वो जियो को भी फाइट बैक करने बता रहा था, जबकि उसकी पावर तो पूरी तरह से सील्ड है, मगर फिर भी वो अपनी कॉम्बैट स्किल का इस्तेमाल करते हुए कॉर्प्सेस पर हमले करने लगी। वहीं पर एफान भी अपनी डिवाइन पावर का यूज करके उन्हें खत्म कर रहा था और उतने में एक कॉर्प्स सीधे वहाँ की बेल पर हिट हो जाता है, जिससे वो बेल बजना शुरू हो गई और उसकी आवाज से और भी कॉर्प्सेस इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। जो देख एफान जियो से कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई ट्रेजर है तो जल्दी से उसे बाहर निकालो, जिस पर जियो कहने लगी कि मैंने अपना ट्रेजर ऑलरेडी तुम्हारे हवाले किया है, अब इसके अलावा तो मेरे पास और कुछ नहीं बचा। जिस पर एफान कह रहा था कि अरे ये तो कबाड़ है, क्या तुम इसे ट्रेजर बोल रही थी। जो सुनते साथ ही जियो कहती कि ठीक है फिर जल्दी से मेरा ट्रेजर वापस करो। और अब उस ट्रेजर के लिए इन दोनों में खींचातानी शुरू हो गई और इसी चक्कर में इस ट्रेजर से एक रिंग नीचे गिर जाती है, जिससे इतनी ज्यादा भयानक एनर्जी रिलीज हुई कि वहाँ मौजूद सारे कॉर्प्सेस खत्म हो गए। इतना ही नहीं वहाँ के इमॉर्टल पैलेस का दरवाजा भी ओपन हो गया और अब एक स्ट्रॉन्ग लाइट रिलीज होते हुए एफान सीधे उस पैलेस के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है। साथ ही वहाँ पर जियो की रिंग भी पड़ी हुई थी, यानी कि रिंग ही एफान को यहाँ लाई है। और उतने में एफान को एक फेरी की झलक दिखाई देने लगी। एफान उससे पूछ रहा था कि आप कौन हो, मगर जियो के वहाँ आते साथ ही वो फेरी गायब हो गई। जियो कह रही थी कि यहाँ पर आने वाला कोई भी पर्सन वापिस नहीं जा पाया, शायद मेरे जैसे टैलेंटेड और खूबसूरत लड़की भी यहीं पर मारी जाएगी। तो एफान कहने लगा कि देखो तो ऐसे टाइम पर भी तुम मजाक कर रही, किसने बोला था कि तुम खूबसूरत हो, अब चुपचाप से इस जगह को एक्सप्लोर करो, हमें यहाँ से बाहर जाना है। और अब इन्हें अपने सामने ढेर सारे वैक्स कॉर्प्सेस नजर आते हैं। ये लोग वही थे जो इस पैलेस में आने के बाद दोबारा बाहर नहीं जा पाए। जियो कह रही थी कि एल्डर सू ने मुझे बताया था कि इमॉर्टलिटी का रास्ता लाशों और हड्डियों से भरा रहता है। आज पता चल गया कि उनकी बात पूरी तरह से सच थी। साथ ही वहाँ मौजूद स्टोन पर डोंगहुआंग कॉन्टिनेंट के हर एक फेमस हीरो का नाम लिखा था, जो कि यहाँ आकर बलि चढ़ गया। साथ ही इन्हें एक लाश मिली थी जिसने अपने खून से वहाँ पर एक सवाल लिखा था, मैं हेवन से पूछना चाहता हूँ कि क्या इस दुनिया में इमॉर्टल्स एग्जिस्ट करते हैं। उतने में जियो ने उसे दिखाया कि वहाँ पर कुछ राइटिंग लिखी गई है। दरअसल वहाँ पर उस बंदे का नाम लिखा हुआ था जो कि है जेड स्काई यांग इज़ेन। अब इस नाम को पढ़ते साथ ही जियो बताने लगी कि ये बंदा तो डोंगहुआंग में काफी ज्यादा फेमस था। 15,000 साल पहले पूरे डोंगहुआंग में ऐसा कोई नहीं था जो उसे हरा पाए, मगर वो भी यहाँ
पर आकर मारा गया। साथ ही वहाँ पर दो कॉप्सेस एकदम पास बैठे हुए थे। जियो को तो पहले लगा कि ये दोनों कपल होंगे, और अब जैसे जियो ने उन्हें टच किया उनकी सोल्स तुरंत ही बाहर आ जाती है और फिर उन्होंने फाइट करना शुरू कर दिया। वो फीमेल कल्टिवेटर अपने सीनियर को बता रही थी कि प्लीज इमॉर्टल बनने की जिद छोड़ दीजिए, वरना आप इस बात के गुलाम बन जाओगे। मगर वो बंदा उसकी नहीं सुनता। उसने अपनी एक हेवी सोर्ड फॉर्म कर ली थी। वो कहने लगा कि चाहे आज मैं मारा ही क्यों ना जाऊं, अगले जन्म में रीइंकार्नेट होकर मैं इमॉर्टलिटी को हासिल करूंगा। साथ ही उस बंदी ने भी उस पर अटैक किया था और फिर हेवी सोर्ड के हमले से वो दोनों भी वहीं पर मारे गए। एफान और जियो ने जो कुछ भी देखा वो बस उन दोनों की मेमोरीज के रिमेन्स थे। जियो कहने लगी कि इन्होंने तो एक दूसरे को ही मार दिया, जिस पर एफान कह रहा था कि आखिर लोग इमॉर्टल बनने के लिए इवल कैसे हो सकते। तब तक जियो ने दूसरे कॉप्स के पास जाकर उसका टोकन चेक किया। दरअसल ये बंदा जी फैमिली का ही एंसेस्टर था, मगर इस बात को 9000 साल बीत चुके हैं। वो एफान को बता रही थी कि इनका नाम हमारी फैमिली के रिकॉर्ड्स में है। मुझे तो लगा ही नहीं था कि इतने पावरफुल लोग भी यहाँ आकर मारे जाएंगे। लिटिल थीफ, क्या तुम्हें लगता है कि हम यहाँ से बाहर जा सकते? अब एफान इसका कोई जवाब दे पाई इससे पहले वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग क्लाउड फॉर्म होकर उस पूरी जगह को शेक करने लगे। साथ ही वहाँ पर कुछ अजीब सी एनर्जी फ्लोट होने लगती है। जियो एफान को बता रही थी कि इसे क्योस के नाम से जाना जाता, ये हमारी सोल और बोन्स को डिस्ट्रॉय कर सकती। तो एफान उससे पूछने लगा कि क्या इस क्योस को डिस्ट्रॉय करने का कोई तरीका मौजूद है, जिस पर जियो ने ना में जवाब दिया। मगर उतने में एफान का ग्रीन कॉपर अपने आप बाहर आकर उस क्योटिक एनर्जी को खत्म कर देता है। जियो कहती है कि शायद तुम्हारी इसी ट्रेजर की वजह से डीमन रेस तुम्हारे पीछे पड़ी थी। अब वो जैसे ही ग्रीन कॉपर को दबोचने गई वो तुरंत ही एफान की बॉडी में वापस चला जाता है। ग्रीन कॉपर एफान के अलावा और किसी को पसंद नहीं करता। तभी एफान जियो से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मेरी ट्रेजर्स को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस हो, सो अगर तुम मुझे अपने जी फैमिली के रिकॉर्ड्स दिखा दो तो मैं भी ट्रेजर के बारे में बता सकता हूँ। जिस पर जियो कहती ना, मैं तुम्हें सीक्रेट रिकॉर्ड ऑफ वॉइड के बारे में नहीं बताने वाली। तो एफान कह रहा था कि चलो एटलीस्ट तुमने उस रिकॉर्ड का असली नाम तो मुझे बता ही दिया। और अब इन्हें अपने सामने कुछ फ्लक्चुएशंस नजर आने लगते हैं। एफान उससे पूछ रहा था कि क्या डोंग हुआंग में कोई इमॉर्टल भी बना था। तो जियो कहती हो सकता है, और उतने में ही शैकल्स में कैद एक बंदे की उन्हें आवाज आई। और बंदा बता रहा था कि मेरे पास इमॉर्टल हार्ट है, मेरा ब्रॉन्ज पैलेस और 10,000 सालों तक ओपन रहेगा, तो सभी डिसेंडेंट यहाँ आकर सीक्रेट मेडिसिन को सर्च कर सकते। और उसकी आवाज सुनते साथ ही वहाँ मौजूद हर एक लाश अपने आप अवेकन हो गई। जियो बता रही थी कि एंशिएंट रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग इस पैलेस में एक सीक्रेट मेडिसिन छुपाई गई थी। तो नेबल फैमिलीज और याओची होली लैंड के लोगों ने एक साथ मिलकर इस मेडिसिन को ढूंढने की कोशिश की होगी, और उसी चक्कर में ये सारे लोग यहीं पर मारे गए। इधर वो बंदा बता रहा था कि एक बार वो सीक्रेट मेडिसिन हमारी बॉडी में एंटर करे फिर तो तुम लोग इमॉर्टल बन सकते हो। और अब वो बंदा वहाँ पर अपीयर हो गया। उसने अपनी एनर्जी का यूज करके सब कुछ फ्रीज कर दिया। एफान का सी ऑफ सफरिंग भी इससे अफेक्ट होने लगता है। ये लोग अपनी बॉडी को मूव ही नहीं कर पा रहे थे। जियो तुरंत ही उस बंदे से कहने लगी कि सीनियर, हम तो गलती से यहाँ पर स्टक हुए, प्लीज क्या आप हमें यहाँ से जाने की इजाजत दोगे? लेकिन उस बंदे ने तो इसके लिए मना कर दिया। वो कह रहा था कि अब यहाँ पर आ ही गए हो तो यहीं पर रुकना पड़ेगा। तभी एफान उस बंदे से कहता है कि तुम लोगों को उल्लू बना रहे, तुम कोई इमॉर्टल नहीं हो, अगर होते तो हजारों सालों से इस पैलेस में कैद नहीं रहते, तुम तो बस एक वॉकिंग डेड हो। जो सुनते साथ ही कॉप्स उस पर भड़क गया। वो कह रहा था कि ब्रॉन्ज इमॉर्टल पैलेस अपर रेल्म का एक सेक्रेट आर्टिफैक्ट है, अगर इमॉर्टल किंग्स की बैटल ना होती तो ये आर्टिफैक्ट कभी भी इस मॉर्टल रेल्म में नहीं पहुंचता। और हम सभी लोग इस ट्रेजर के गार्डियंस हैं, जैसे ही पात ओपन होगी सभी लोग इमॉर्टल बनेंगे। जिस पर एफान कह रहा था कि तुम खुद के साथ साथ इन मासूम लोगों को भी धोखा दे रहे हो, तुम तो मर चुके हो, तुम्हारी बॉडी ने डिस्ट्रॉय होना चाहिए। अब ये सुनते साथ ही उस बंदे ने एफान पर अटैक करने छलांग लगा दी, मगर तब एफान स्क्रिप्चर की मदद से उस पर अटैक करते हुए स्पेल को ब्रेक कर देता है। और अब एफान और जियो ने उन कॉप्सेस पर हमले करना शुरू कर दिए। ये कॉप्सेस उस सो कॉल्ड इमॉर्टल के हाथों कंट्रोल हो रहे थे, तो इन्हें मार के भी कोई फायदा नहीं होने वाला। जियो कह रही थी कि हमें इनके एनर्जी सोर्स का पता लगाना पड़ेगा। तो एफान फटाफट से अपने डिवाइन सेंसेस का यूज करता है और उसे पता चला कि ये लोग एक स्ट्रिंग के जरिए उस ईवल मास्टर की बॉडी से कनेक्टेड हैं। तो जियो से कहने लगा कि तुम इन बंदों को हैंडल करो। और तब
तब तक मैं उस कंट्रोलर से निपट के आता हूँ। मगर जियो की पावर तो इरफान ने सील की हुई थी, इसलिए वो जियो के हाथ में उसी के एल्डर जी का फेंग्यून बैनर थमा देता है। वो कह रहा था कि ट्रेजर मैंने तुम्हारे एल्डर से उधार लिया था, तो अब जियो भी उसी का यूज करके कॉप्सेस का मुकाबला करने लगी। तब तक इरफान उस बंदे के पास पहुंच गया। वो उसके अटैक को डॉज करते हुए बता रहा था कि भले एंशिएंट टाइम्स में तुम काफी ज्यादा पावरफुल होंगे, मगर अब तुम्हारा इस दुनिया में कोई काम नहीं। साथ ही इरफान अपनी शील्ड की मदद से भी उसके अटैक को काउंटर करने लगा। इन दोनों में जबरदस्त मुकाबला शुरू हो चुका था। इरफान उस पर हमले करते हुए कहने लगा कि खुद को इमॉर्टल बोलना बंद करो। इमॉर्टल्स अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किस्मत के खिलाफ जाते, और आपके पास तो कोई बॉडी ही नहीं। वेल, इरफान ने इस बंदे पर अपना एब्सोल्यूट डोमिनेंस साबित कर दिया था, मगर तभी उस बंदे ने गुस्से में आकर इरफान पर एक बहुत ही भयानक पंच हिट कर दिया, जिसके चलते इरफान काफी ज्यादा घायल हो जाता है। जियो भी उसके लिए परेशान थी, मगर इरफान ने उसे दूर रहने के लिए बता दिया। तो जियो फेंग्यून बैनर का यूज करके उस बंदे पर अटैक कर देती है। वो बंदा कह रहा था कि जी फैमिली ने भी फन को ज्वाइन किया है। इधर जियो इरफान से कहने लगी कि मुझ पर लगे हुए स्पेल को हटा दो, लेकिन इरफान इसके लिए मना कर देता है। वो कह रहा था कि मेरे मरने के बाद वो स्पेल अपने आप लिफ्ट हो जाएगा, मगर फिलहाल वो वक्त नहीं आया। जो सुनते साथ ही जियो उसे गालियां देने लगी, और अब इरफान सीधे उस बंदे की तरफ रवाना हो गया। उसके हर एक अटैक को डॉज करते हुए सीधे जाकर उसे दबोच लेता है, और अब इरफान ने उसकी पीठ पर वार करना शुरू कर दिए। वो कह रहा था कि तू कोई इमॉर्टल नहीं है, इसलिए अपनी इस ऑब्सेशन को छोड़ दे। और फाइनली इरफान ने उसके हार्ट पर वार करके उस स्ट्रिंग को कट ऑफ किया, जो कि कॉप्सेस को कंट्रोल कर रही थी। मगर तभी वो बंदा दोबारा से उठ जाता है। वो बता रहा था कि मैंने सीक्रेट मेडिसिन को कंज्यूम करके मैं एक इमॉर्टल बन चुका हूँ। मैं हजारों सालों से जिंदा था और हमेशा जिंदा रहूंगा। लेकिन ये तो उस बंदे के आखिरी लफ्ज थे। वो पूरी तरह से डस्ट बनकर वहाँ से वैनिश हो गया, और अब इनके सामने एक बहुत बड़ा सा डोर अपीयर हो जाता है, जिस पर लाइफ एंड डेथ गेट लिखा हुआ था। इरफान दिल ही दिल में सोचने लगा कि ये तो लाइफ एंड डेथ का यूनियन है, इसे ही तो टाइची सुप्रीम अल्टीमेट कहा जाता। तो जियो को बताने लगा कि टाइची दो एनर्जीज को प्रोड्यूस करता है, लाइफ यानी यांग और यिन यानी कि डेथ। लेकिन यांग एनर्जी तो यिन को प्रोड्यूस करती है और यिन एनर्जी यांग को। ये दोनों अपोजिट हैं, यानी कि जिंदगी मौत है और मौत ही जिंदगी। तो हमने डेथ डोर से जाना चाहिए। डेथ डोर के अंदर स्ट्रगल होगी, लेकिन वही हमें एक बेस्ट फ्यूचर भी दे सकती है। जिस पर जियो कह रही थी कि ये तो तुम्हारा अंदाजा है, भला मैं तुम्हारे गेस पर यकीन क्यों करूं। तो इरफान सीधे डेथ डोर को ओपन करके कहने लगा कि अब तुम खुद का फैसला खुद ले सकती हो। लेकिन अब जियो भी इरफान के पीछे डेथ डोर के अंदर एंटर कर लेती है। ये लोग देखते ही कि वहाँ के पुल में ढेर सारे स्केलेटन्स थे, साथ ही साथ वहाँ पर अचानक से कुछ पिलर्स भी फॉर्म होने लगे, जिसके चलते ये दोनों उन पिलर्स से बचते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो इरफान ने इनके आसपास एक शील्ड फॉर्म करते हुए अपने सामने आने वाले हर एक ऑब्स्टेकल को ब्रेक कर दिया, जिसके बाद ये लोग उस ब्रिज को क्रॉस करके एक दीवार के सामने पहुंच गए। ये लोग देखते ही कि उस दीवार पर ब्लड था, जो कि अभी भी ताजा है। जियो कहने लगी कि शायद इमॉर्टल का ब्लड होगा, और उतने में उस दीवार से गोल्डन लाइट रिलीज होकर एक हेवनली वॉइस इन्हें सुनाई देने लगी। दरअसल वो आवाज इन्हें इनयांग के बारे में बता रही थी। वो कहती है कि इनयांग ने आपस में बैलेंस होकर इस दुनिया को क्रिएट किया, और इन दोनों को भी ऐसा लग रहा था कि आवाज उन्हें अपनी तरफ खींच रही है। ये दोनों भी पूरी तरह से उसके वश में थे, और उतने में कुछ वाइन्स ने इरफान को जकड़ लिया। उसी वक्त इरफान को कुछ विजन्स नजर आने लगे, जो कि एंशिएंट इरा से थे। इसमें हमें एक एंशिएंट ड्रैगन पैलेस दिखाया गया, जहाँ पर इरफान को एक इमॉर्टल कोल्ड्रन के सामने बांधा गया था, और अब वो कोल्ड्रन उसके वाइटलिटी को एब्जॉर्ब करने लगी। मगर उतने में इरफान की कोल्ड्रन बाहर आकर उन वेंस को डिस्ट्रॉय करते हुए इरफान को आजाद कर देती है। साथ ही वहाँ पर गोल्डन पेटल्स का फ्लो इरफान को नजर आया। और गाइस, ऐसी ही पेटल्स हमने इस कहानी के पहले एपिसोड में भी देखी थी, जो कि रूथलेस एम्प्रेस की पावर है। मगर यहाँ पर ये पेटल जियो की रिंग से रिलीज हो रही थी, और फिर उसके सामने रूथलेस एम्प्रेस भी अपीयर हो गई। उसके पास ऐसी भयानक पावर थी कि उसने एक प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करके उसके मीटेराइट को इस डायनेस्टी पर गिराना शुरू कर दिया। साथ ही वहाँ रखी इमॉर्टल कोल्ड्रन भी इसमें ब्रेक हो गई, और उसी का एक टुकड़ा इरफान के पास है। यानी कि इरफान का ग्रीन कॉपर ट्रेजर एक एंशिएंट और बहुत ही भयानक कोल्ड्रन का ब्रोकन पार्ट था। इसमें इतनी ताकत है कि कोई भी डिवाइन ट्रेजर इसे बीट नहीं कर सकता। ये सब देखते साथ ही इरफान को होश आ जाता है। वो समझ गया था कि ग्रीन कॉपर ने ही उसे इस इल्यूजन से बाहर निकाला। मगर जियो का तो अभी भी वही हाल है। वो इस दीवार की तरफ आगे बढ़ रही थी, और साथ ही इरफान को यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट महसूस होने लगा। अब जियो उन वेंस की चपेट में जा पाई, इससे पहले इरफान ने उसे पीछे खींच लिया, जिसके चलते जियो को भी होश आ जाता है। इरफान उसे बता रहा था कि इस दीवार पर लगा हुआ ब्लड
हमें मारना चाहता है। खैर हमने यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढना चाहिए। और उतने में वो दीवार वैनिश होकर इनके सामने एक विजन अपीयर हो गया, जो कि इन्हें दिखा रहा था कि इमॉर्टैलिटी पॉसिबल है। ये डोर तुम्हें इमॉर्टैलिटी के बारे में बता सकता। तो जियो इरफान से कहती कि क्यों ना उस दरवाजे में पहला तुम जाओ, जिस पर इरफान कह रहा था ना लेडीज फर्स्ट, पहला तुम जाओ। अभी दोनों काफी देर तक एक दूसरे को आगे जाने के लिए बता रहे थे। तो इरफान उससे कहता है कि चलो अपनी ब्रॉन्ज रिंग मेरे हवाले करो, जिस पर जियो कहती कि देखो आगे चलकर मैं एक इमॉर्टल बनने वाली हूँ, इसलिए मेरे से पंगे मत लो वरना तुम्हें काफी ज्यादा महंगा पड़ेगा। अब तो मैं तुम्हें अपने ट्रेजर्स पर कब्जा नहीं करने दूंगी। जिस पर इरफान बताता है कि मुझे एक विजन में तुम्हारी रिंग नजर आई थी, जिससे ये बात साबित होती है कि ये रिंग इस जगह को जानती होगी, तो जल्दी से वो रिंग मेरे हवाले करो। वैसे मुझे बताना जरा ये रिंग तुम्हें कहाँ से मिली थी। जिस पर जियो कहती है कि ये रिंग मुझे हमारे फैमिली के उसी एंसेस्ट्रल हॉल से मिली थी, जहाँ पर इमॉर्टल कॉर्प्सेस को रखा गया था। हो सकता है कि रिंग भी उन्हीं कॉर्प्सेस से बिलोंग करती। उतने में उस रिंग की लाइट बाहर जाकर उन्हें क्रैक को शो कर देती है, यानी कि किसी बंदे ने पहले भी इस इमॉर्टल पैलेस को ब्रेक करने की कोशिश की थी। और अब ये लोग इसी क्रैक से एक साथ बाहर जाने का फैसला लेते हैं, ताकि जिए भी तो एक साथ और मरे भी तो एक साथ। और अब उनके वहाँ से जाते साथ ही वो गेट दोबारा से क्लोज हो चुका था। इधर इरफान और जियो उस क्रैक से बाहर आ जाते हैं। जियो कहने लगी कि ये क्रैक शायद किसी इमॉर्टल ने ही बनाया होगा। साथ ही इरफान को भी रूथलेस एम्प्रेस की याद आई। उसे लग रहा था कि शायद वही बंदी एक इमॉर्टल होगी जो कि इस पैलेस से बाहर जा चुकी है। और अभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं, मगर तभी वहाँ पर एक बहुत ही भयानक फायर रिलीज होने लगी, जिसने इनकी शील्ड को पियर्स कर दिया था। मगर इरफान दोबारा से शील्ड को एक्टिवेट करते हुए नीचे की तरफ गिरने लगता है। साथ ही उन्होंने नोटिस किया कि एनर्जी वजन में काफी ज्यादा हेवी थी, तो इरफान की कोल्ड्रन उन पर एज ए शील्ड सेट हो जाती है, जिसके चलते वहाँ मौजूद भयानक पावर हर जगह तबाही मचाने लगी। मगर वो इरफान को छू भी नहीं पाती और इस तरह से ये लोग एक सेफ लोकेशन पर पहुंच गए। तभी जियो बड़े ही प्यार से इरफान से कहने लगी कि क्या तुम मेरे लिए थोड़ी बहुत एनर्जी को कलेक्ट कर सकते हो। तो इरफान उससे पूछता है कि पहला बताओ कि ये चीज क्या है। मगर जियो उससे कह रही थी कि ये तो बस मामूली सी एनर्जी है। हालांकि इरफान समझ गया था कि ना ये मामूली तो नहीं हो सकती। तो इरफान उसे बताता है कि मैंने ब्लैक एंड येलो एनर्जी के बारे में सुना था, जो कि हर एक चीज को टेम्पर कर सकती। उसे शुआनहुआंग ची पावर भी कहा जाता है। क्यों सही बताया ना मैंने। जियो भी समझ गई कि ये बंदा काफी ज्यादा शातिर है, इसे कुछ भी छुपाने का कोई फायदा नहीं होने वाला। तो कह रही थी हाँ, इसे ब्लैक एंड येलो ची पावर कहा जाता है, हम इससे किसी भी वेपन को रिफाइन कर सकते। अब ये सुनते साथ ही इरफान के दिमाग में एक आइडिया आया। वो इस एनर्जी की मदद से अपनी कोल्ड्रन को भी टेम्पर करके उसे और ताकतवर बना सकता है। मगर उसे ये पता नहीं था कि इस ची पावर को कलेक्ट कैसे किया जाए। और उतने में वो एनर्जी अचानक से ओवर पावर्ड हो गई। जो ची पावर सप्रेस थी उसने अब इनका पीछा करना शुरू कर दिया। तो इरफान जियो को लेकर बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ने लगता है, मगर देखते देखते दोनों चारों ओर से उसमें स्टक हो गए। और उतने में जियो को शुआंगहुआंग मदर एनर्जी नजर आई, तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। दरअसल ये मदर एनर्जी ही इस भयानक ची पावर की क्रिएटर थी, जो कि किसी भी पावरफुल से पावरफुल कल्टीवेटर को आसानी से खत्म कर सकती। जियो बता रही थी कि मदर एनर्जी काफी ज्यादा रेयर है, मगर अफसोस हम उसे कलेक्ट नहीं कर पा रहे। और उतने में इरफान के ग्रीन कॉपर ने खुद ही जाकर उस मदर एनर्जी को कैप्चर करना शुरू कर दिया। इरफान तो ग्रीन कॉपर की इस हरकत को देखकर ही काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो चाहकर भी अपने ही ट्रेजर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इतना ही नहीं, उस कॉपर ने तो इरफान की कोल्ड्रन की भी धज्जियां उड़ा दी। जो देख जियो कहती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें ऐसी रेयरेस्ट ची पावर हासिल हो रही, उसके लिए एक दो ट्रेजर सैक्रिफाइस भी हुए तो कोई मसला नहीं। लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी सी ऑफ सफरिंग इस भयानक एनर्जी को हैंडल कैसे करेगी। हो सकता है कि ये ची पावर तुम्हारी बॉडी को ही शैटर कर दे। अब ये सुनते साथ ही इरफान को टेंशन आ गया। तब तक इरफान का ग्रीन कॉपर कोल्ड्रन के पीसेस और उस मदर ची पावर को लेकर उसके सी ऑफ सफरिंग में वापस लौट गया। भले ये ब्लैक एंड येलो ची पावर माउंटेन्स को भी क्रश कर सकती, मगर ग्रीन कॉपर ने तो उस मदर ची पावर को आसानी से सप्रेस कर दिया। उतने में ये लोग देखते हैं कि ची पावर और भी ज्यादा बढ़ रही है, तो ये फटाफट से उस रिवर से बाहर आ गए। ये लोग बाल बाल बच गए थे और पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई उस ब्रॉन्ज इमॉर्टल पैलेस से जिंदा वापस आ पाया। दरअसल इस कामयाबी का सारा क्रेडिट
क्रेडिट जाता है रूथलेस एम्प्रेस को। उसने ही इरफान की जान बचाई थी और साथ ही साथ येलो एंड ब्लैक एनर्जी की चीप पावर उसे हासिल हुई, जो कि एक अल्टीमेट ट्रेजर है। अब बाहर आने के बाद जियो चुपके से उस पर लगे हुए स्पेल को हटाने की कोशिश करने लगी, मगर इरफान कह रहा था कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, तुम मेरी इजाजत के बगैर आजाद नहीं हो सकती। उतने में जियो उससे कहती कि ब्लैक एंड येलो चीप पावर एक माउंटेन जितनी हेवी थी और तुम्हारे अंदर तो उसकी मदर कोर है, लेकिन फिर भी तुम पर इसका कोई असर नहीं हो रहा। आखिर तुम इंसान हो या शैतान। और इतना कहते साथ ही उसने इरफान की बॉडी को काफी फनी वे में चेक करना शुरू कर दिया। तो इरफान उस पर गुस्सा करते हुए कह रहा था कि तुम मुझे ऐसे कहीं पर भी छू नहीं सकती। और फिर वो दोबारा से उसके मजे लेते हुए पूछने लगा कि कहीं तुम्हें मेरी फिक्र तो नहीं हो रही। और अब वो शक्ति कपूर जैसे ईवल अंदाज में उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। तो जियो से कहती कि ना भला मैं तुम्हारी फिक्र क्यों करूंगी। ये सुनकर इरफान कहता है अच्छा फिक्र नहीं करती तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम चाहती हो कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो जाए। बेचारी जियो तो डर के मारे पीछे हटते हुए सीधी उसी रिवर में गिरने वाली थी, मगर इरफान ने समय रहते उसे पुल करते हुए अपनी बाहों में भर लिया। वेल यहाँ पर माहौल थोड़ा सा रोमांटिक बन गया था। तो इसी का फायदा उठाने के लिए जियो बड़े ही प्यार से उससे कहने लगी कि हम दोनों ने लाइफ एंड डेथ सिचुएशन को एक साथ फेस किया, तो क्यों ना तुम मुझ पर लगाए गए स्पेल को हटाकर थोड़ी सी ब्लैक एंड येलो चीप पावर मुझे गिफ्ट करो। जो सुनते साथ ही इरफान ने उसे घुमाकर नीचे फेंक दिया। वो कह रहा था कि तुम ऑलरेडी इतनी क्यूट हो और ज्यादा क्यूट मत बनो। जिसके बाद वो एक पेपर एंड पेन जियो के हवाले करते हुए उससे कहने लगा कि चलो इस पर अपने जी फैमिली के सीक्रेट वॉइड नोट के डिटेल्स लिखो और इसके बदले में मैं तुम्हें ब्लैक एंड चीप पावर दे दूंगा। मगर जियो ने इसके लिए मना कर दिया। तो इरफान उसे धमकाते हुए कह रहा था कि क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें खत्म नहीं करूंगा। तो जियो कहने लगी कि अगर तुमने मुझे मारा तो मेरी जी फैमिली तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। लेकिन उतने में इरफान को उस चीप पावर की वजह से तकलीफ होना शुरू हो गई। अब ये देखकर तो जियो को मजा आ रहा था, तो इरफान ने उसे वहीं पर बाइंड कर दिया ताकि बंदी उस पर कोई हमला ना कर पाए। और फिर इरफान ने कल्टीवेट करना शुरू किया। वो जानता था उसे ब्लैक एंड येलो चीप पावर को जल्दी से हैंडल करना पड़ेगा। साथ ही उस एनर्जी ने इरफान की कोल्ड्रन को दोबारा से फोर्ज करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर इरफान डीमन हार्ट के ब्लड एसेंस की भी मदद ले रहा था ताकि इस चीप पावर को अपने सी ऑफ सफरिंग में सेटल कर पाए। न जाने कितनी सारी चीप पावर उस डीमन हार्ट ने हैंडल की थी और इसी में कुछ दिन गुजर गए। जियो ने देखा कि इरफान की बॉडी से बहुत ही गजब की पावर रिलीज होने लगी, जिसे देख जियो कह रही थी कि बंदा तो मेरे भाई जैसी डिवाइन बॉडी को पजेस करता है। अब इरफान की बॉडी से जो एनर्जी रिलीज हो रही थी वो जियो पर हिट होकर उस पे लगे हुए बाइंडिंग स्पेल को रिलीज कर देती है। इधर इरफान ने डीमन हार्ट के ब्लड एसेंस का यूज करते हुए येलो चीप पावर को हैंडल कर लिया, मगर अब वो डीमन हार्ट इससे काफी ज्यादा तंग आ चुका था। भले ही वो मजबूर होकर अपना ब्लड एसेंस रिलीज कर रहा था, लेकिन अब उस पर ढेर सारा प्रेशर बढ़ने लगा था, जो देखते साथ ही उस डीमन हार्ट ने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। इरफान उसे कह रहा था कि मेरा यकीन करो, अब मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, लेकिन डीमन एम्परर का हार्ट उसकी एक नहीं सुनता। इधर जियो ने देखा कि वो मूव तो कर सकती, लेकिन उसकी पावर अब 10% से भी कम हो चुकी है। साथ ही उसने देखा कि इरफान की आंखें तो बंद है, तो उस पर एक फटका लगाने की कोशिश करने लगी। हालांकि इरफान की डिफेंसिव एनर्जी ने खुद होकर ही इरफान को प्रोटेक्ट किया और उतने में डीमन एम्परर का हार्ट इरफान की बॉडी से बाहर निकल कर भाग जाता है। उस हार्ट को देखकर ही जियो तो काफी ज्यादा शॉक हो गई। तब तक इरफान भी कल्टीवेशन से बाहर आ जाता है। वो कह रहा था अरे यार ये तो खुद होकर ही भाग गया, शायद मैंने इसे कुछ ज्यादा ही तंग किया था। इधर जियो चुपके से अपनी पुरानी पोजीशन पे वापस जा रही थी, मगर जैसे इरफान ने देखा वो तुरंत ही उस पर अटैक करना शुरू कर देती है। तो इरफान भी यहाँ से वहाँ भागते हुए उसके अटैक से खुद को जैसे तैसे बचा रहा था, मगर जियो तो उस पर मुसलसल हमले करने लगी, इसलिए इरफान भी उस पर काउंटर अटैक करने के लिए रवाना हो जाता है। उसने जियो की शील्ड को ब्रेक करते हुए अपना पंच उसके मुंह के सामने जाकर रोक दिया। जियो कहने लगी कि अरे बाप रे, तुमने तो ब्लैक एंड येलो चीप पावर को भी रिफाइन कर लिया है, ये तुम कैसे कर पाए। जिस पर इरफान कह रहा था कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, बस उसके पहले तुम्हें मुझे सीक्रेट वॉइड नोट्स लिख के देनी पड़ेगी। हालांकि जियो ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। तो अब सजा के तौर पर इरफान उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है। बस ये टॉर्चर करने का तरीका थोड़ा सा अलग था। वो जियो के गालों पर अजीब सी ड्राइंग बनाकर उसे एक पेड़ से बांध देता है। साथ ही इरफान ने उस पर एक बार फिर से स्पेल सेटअप किया था। वो कहता है कि तुम सीक्रेट वॉइड की नोट लिख के दे दो और बदले में मैं तुम्हारी डाउरून को अनब्लॉक करके तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। साथ ही मैं तुम्हें थोड़ी बहुत ब्लैक एंड चीप पावर भी दे सकता हूँ। तो जियो से पूछती कि आखिर तुम हमारी फैमिली के रिकॉर्ड्स के बारे में जानना क्यों चाहते हो। तो इरफान उसे बताने लगा कि उन रिकॉर्ड्स को ग्रेट एम्परर ने लिखा था और मैं हूँ एक फ्री कल्टीवेटर, तो ये नोट्स
मेरे लिए काफी ज्यादा नॉलेज देने वाली साबित होगी। इसलिए जियो से मायूस होकर बताती है कि वो सीक्रेट नोट तुम्हारे साथ शेयर करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जी फैमिली के एल्डर ने मेरी सी ऑफ सफरिंग पर इटर्नल मंत्रा सेटअप किया था, तो अगर मैं वो रिकॉर्ड तुम्हें बता दूं तो मेरी सोल तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उसकी बातें सुनकर इरफान कह रहा था कि तुमने अभी अभी जो सारी बकवास की है ना, उस पे मुझे जरा भी भरोसा नहीं। जो सुनते साथ ही जियो रोते हुए कहने लगी कि मैंने अभी तक तुम्हें हर्ट नहीं किया, लेकिन तुम बेवजह मुझे बुली कर रहे हो। तुम्हारी जितना क्रूअल बंदा तो मैंने आज तक नहीं देखा था। जिस पर इरफान कह रहा था देखो तो तुम रो रही हो मगर आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला। अगली बार एक्टिंग के क्लासेस जरूर ले लेना, तुम्हारी काफी ज्यादा मदद हो जाएगी। जो सुनकर ही जियो दोबारा से उस पर भड़क गई। अब इरफान को कोई और तरीका ढूंढना था जिससे वो जियो को हर्ट भी ना करे और वो खुद होकर ही इरफान को सीक्रेट नोट्स लिख के दे दे। इसलिए इरफान ने उसके पाँव में गुदगुदी करना शुरू कर दी, जिसके चलते बेचारी जियो जोर जोर से हंसते हुए इरफान को गालियां दे रही थी। वो कहती कि बस मेरे भाई का इंतजार करना, वो तुम्हारी ऐसी वाट लगाएगा कि तुम मरते दम तक नहीं भूलोगे। जिस पर इरफान कहता है कि बस मुझे थोड़ा सा और पावरफुल बनने दो, फिर मैं खुद ही तुम्हारे भाई से मिलने जाने वाला हूँ और उस वक्त मैं उसके मून को छीन कर उस पे माउंटेन्स बनाऊंगा, नदियाँ क्रिएट करूंगा और हाँ घास भी उगा दूंगा। तो चलो फिर दोबारा से सीक्रेट वॉइड के नोट्स पर डिस्कशन शुरू किया जाए। और फिर क्या उसने दोबारा से जियो को गुदगुदी करना शुरू कर दी। बेचारी जियो के हंसने की आवाज पूरे जंगलों में गूंज रही थी और फाइनली उसने तंग आकर इरफान को सीक्रेट वॉइड नोट लिख कर दे दी, जिस पर मेंशन था कि ग्रेट वे एक एबिस है, वहीं से हर एक चीज ओरिजिनेट हुई। इसी में लाइट और डार्कनेस की हार्मनी है, यानी कि अच्छाई और बुराई का कोई अंत नहीं। इसे ही सीक्रेट ऑफ इन एनर्जी कहा जाता। सीक्रेट गेट ऑफ इन एनर्जी ही अर्थ एंड हेवन का रूट है। इरफान को पता था कि ये नोट्स अधूरी है, जियो से कंप्लीट नोट कभी नहीं देगी। साथ ही उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि ग्रेट डाओ की प्रैक्टिस कैसे की जाए। और तभी उसकी नजर पड़ी जियो पर, जो कि काफी गहरी नींद में थी। वो कहने लगा कि इस मोहतरमा को इमॉर्टल बनना है और देखो तो मॉर्टल जैसे मजे से सो रही। खैर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस लड़की के साथ मैं क्या करूँ। इसे रिलीज किया तो भी खतरा है और मार दिया तो भी खतरा है। और उतने में इरफान को वहाँ पर किसी की आहट हुई। उसने देखा कि वो तो बस एक परिंदा था, इसलिए इरफान थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। अब अगले दिन इरफान ने जियो को भी भुनी हुई शकरकंदी खाने को दी, तो जियो से कहती है कि शकरकंदी की रिश्वत देकर तुम मुझसे कंप्लीट नोट लिखवा नहीं सकते, और अगर तुम्हें मुझसे इतनी दिक्कत हो रही तो सीधे मुझे खत्म कर दो। जिस पर इरफान कहता है कि अगर पॉसिबल होता तो जरूर से तुम्हें मार देता, ना मैं तुम्हें मार सकता हूँ और ना ही मैं तुम्हें आजाद कर सकता, और ऊपर से तुम्हें मेरे साथ रखना भी मुश्किल है। देखो तो तुम एक भैंसी जितना खाना खाती हो। अभी सुनते साथ ही जियो को उस पर गुस्सा आ गया, मगर वो बेचारी क्या ही कर सकती। इरफान ने तो उसकी पावर को सील करके रखा था। इरफान कहने लगा कि रात भर मैंने इसी मसले के बारे में बहुत सोचा और मेरे पास इसका सॉलिड सॉल्यूशन है। अगर हम दोनों शादी कर ले तो मुझे तुम्हें कैद रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही तुम्हारे भाई का मैं जीजाजी बनूंगा, तो वो भी मुझ पर अटैक नहीं करने वाला। और फिर हमारे हनीमून पर तुम मुझे सीक्रेट वॉइड नोट सिखा देना। जिस पर जियो कह रही थी कि अगर तुम्हारे पास शीशा नहीं है तो मैं तुम्हें ला के देती हूँ, प्लीज उस शीशे में एक बार अपनी शक्ल देख लेना। अगर मैं मर भी गई तो भी चल जाएगा, लेकिन तुम्हारे जैसे कमीने के साथ तो मैं कभी शादी नहीं करने वाली। और उतने में जियो ने देखा कि एक परिंदा वहाँ पर आ चुका है, तो तुरंत ही इरफान से कहती है कि जाओ जाकर उस परिंदे को कैप्चर करो, वरना हम दोनों जिंदा नहीं बचने वाले। अब जियो को इतना सीरियस देखकर इरफान तुरंत ही उस परिंदे के पीछे रवाना हो गया। वैसे तो परिंदा उसके हाथ ही नहीं लग रहा था, साथ ही वो इरफान पर अटैक भी करने लगा, तो इरफान ने सीधे उसे दबोच कर खत्म कर दिया। अब वापिस आने के बाद जियो उसे बताती है कि तुमने उसे मारना नहीं चाहिए था, वो मेरे कजिन का स्पिरिचुअल पेट है। अब उसे मारने के बाद उस पेट की बॉडी पर लगा हुआ सील एक्टिवेट हो गया, यानी कि हमारी लोकेशन उसके पास रिवील हो चुकी होगी। अब जल्दी से मुझे आजाद करो, वरना मेरा कजिन हमें मार देगा। ये सुनकर इरफान तो हैरान था कि जियो के कजिन भी उसकी जान के दुश्मन बने हैं, मगर फिर भी वो सील हटाने से मना कर देता है। वो कह रहा था कि कल्टीवेशन में तुम मुझसे कई गुना ज्यादा पावरफुल हो, इसलिए मैं बिल्कुल भी रिस्क उठाने नहीं वाला। उसी वक्त जीशिया नाम की बंदी वहाँ पर पहुँच गई, जो कि जियो की कजिन बीओ की जूनियर है। जीशिया उससे कह रही थी कि तुम तो कई दिनों से लापता हो, तुम्हारा कजिन बीओ तुम्हारे लिए काफी ज्यादा परेशान था, साथ ही हमारे क्लैन के एल्डर्स भी तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं, मगर तुमने तो मुझे शॉक कर दिया। तुम एक बंदे के
साथ सेटल हो गई। बस अफसोस की बात तो ये है कि ये बंदा तुम्हारे जैसा पावरफुल नहीं। जो सुनते साथ ही इरफान कहता है कि पावरफुल नहीं तो क्या हुआ, मैं तुझे हरा सकता हूँ। इधर जियो इरफान को धीरे से बता रही थी कि मेरे स्पेल्स को हटा दो वरना ये बंदी मुझे मार देगी। उसकी हरकतें देखकर जीशिया कहती है कि मुझे तो लगा था ये बंदा तुम्हारा लवर है, मगर इसने तो तुम्हें किडनैप करके रखा। अरे अरे जियो, तुम्हारी इतनी दुर्दशा कैसे हो गई? तुम तो एक मॉडल के हाथों किडनैप हो चुकी। तभी जियो कहती है कि मैं जानती हूँ तुम बीयू के ऑर्डर पर मुझे मारने आई हो, तो क्यों ना अपना मिशन पूरा करो। ये सुनते साथ ही जीशिया ने अपना थंडर फॉर्मेशन एक्टिवेट करके इन दोनों पर हमले करना शुरू कर दिए। तो इरफान जियो को लेकर इधर उधर भागते हुए उसके हमलों को काउंटर करने लगा। जीशिया कह रही थी कि तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि एक मामूली सा बंदा तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। तुम्हारी वजह से हमारी जी फैमिली जलील हो जाएगी। और उतने में ये दोनों उसकी थंडर की चपेट में आकर नीचे गिरने वाले थे, मगर इरफान ने तुरंत ही जियो को थाम लिया। जियो उससे कह रही थी कि वो बंदी मुझे मारना चाहती है और तुम हो कि डरपोकों जैसे भागते जा रहे। क्या अब तुमने अपनी बहादुरी को कहीं पर गिरवी रखा है? तो इरफान जीशिया को मारने के लिए तैयार हो गया, मगर उसकी एक शर्त थी कि जियो उसे कल्टीवेशन की सेकंड मेजर रेल्म यानी कि डाओ पैलेस रेल्म पर ब्रेक थ्रू करने में हेल्प करेगी। यानी कि वो ऐसे मुश्किल हालातों में भी जियो के साथ डील करने में लगा हुआ था। और अब वो इन दोनों के आसपास शील्ड बनाकर उसी रिवर में कूद गया जहाँ से जैसे तैसे जान बचाकर भाग आए थे। वहीं पर जीशिया भी इनके पीछे रिवर में छलांग लगा देती है। दरअसल इरफान का प्लान था ब्लैक एंड येलो ची पावर को ट्रिगर करके जीशिया का काम तमाम करने का। उसने वहाँ की चट्टानों पर अटैक करना शुरू कर दिए थे। तब तक जीशिया भी वहाँ पर पहुँच जाती है। वो इरफान से कह रही थी कि तुम तो डिवाइन ब्रिज के कल्टीवेटर हो, तो फिर तुम जियो को कैप्चर कैसे कर पाए? इधर इरफान ने उस जगह पर लगातार अटैक करते हुए ब्लैक एंड येलो ची पावर को भड़का दिया, जिसके चलते जीशिया पूरी तरह से उसमें ट्रैप हो गई। और इधर इरफान और जियो रिवर से तुरंत ही बाहर आ जाते हैं। उन्हें लगा था कि जीशिया उस ची पावर में जलकर राख हो चुकी होगी, मगर उनका ये अंदाजा पूरी तरह से गलत था, क्योंकि जीशिया ने उस एक्सप्लोजन से बाहर आकर इन दोनों पर अटैक कर दिया। जियो तुरंत ही इरफान को बताने लगती है कि इस बंदी ने बीयू की डिवाइन लाइट एस्केप टैलिस्मान का यूज किया होगा और अब जीशिया ने उस टैलिस्मान को बाहर निकाल लिया। वो कह रही थी कि बड़े ही अफसोस की बात है कि ये टैलिस्मान ब्लैक एंड येलो ची पावर से हिट हो गया, मगर उतने में जीशिया को तकलीफ होने लगी। तो इरफान भी इसी का फायदा उठाते हुए सीधे उस पर एक जोरदार पंच हिट कर देता है। दरअसल जीशिया का सी ऑफ सफरिंग पूरी तरह से कोलैप्स होने लगा था, मगर उस बंदी ने भी ठान लिया कि अगर वो मरेगी तो इरफान को भी अपने साथ लेके जाएगी। जियो ने तुरंत ही इरफान को बता दिया कि ये तुम्हें मारना चाहती है। तो जीशिया अपनी बॉडी को एक्सप्लोर कर पाई इससे पहले इरफान ने उस पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया, जिसके चलते वो बंदी वहीं पर मारी जाती है। जो देख जियो इरफान की तारीफें करते हुए कहने लगी कि ये बंदी परामिता की लास्ट स्टेज पर थी, मगर फिर भी तुमने बस अपने एक ही पंच में इसे खत्म कर दिया। और अब जैसे जियो उस टैलिस्मान को कलेक्ट करती है, इरफान ने उस पर जो स्पेल लगाया था वो अपने आप वैनिश हो गया। अब ये देखते साथ ही इरफान तुरंत ही वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, मगर जियो ने पोर्टल ओपन करते हुए उसे दबोच लिया था। ओके थी, चलो इस टैलिस्मान ने मुझे आजाद करवा दिया, तो बताओ फिर तुम्हारी खातिरदारी कैसे की जाए? जो सुनकर इरफान बड़ी अजीब तरीके से स्माइल कर रहा था। इतने दिनों तक जियो उसके कब्जे में थी, लेकिन अब टॉर्चर होने की बारी इरफान की थी। जियो ने उसे भी पेड़ से बांध दिया। ओके थी, चलो जल्दी से ब्लैक एंड येलो ची पावर मेरे हवाले कर दो। तो इरफान उसे दिखा देता है कि वो इस पावर को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकता, मगर जियो को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। अब लास्ट टाइम इरफान ने उसके पाँव में गुदगुदी करके उसे टॉर्चर किया था, तो इस बार जियो उसके हाथों पर जोर जोर से काट कर उसे टॉर्चर करने लगी, ताकि इरफान भी उसे ब्लैक एंड ची पावर सरेंडर कर दे। लास्ट टाइम जियो की हंसी जंगलों में गूंज रही थी और इस बार इरफान की चीखों ने जंगलों में तहलका मचा दिया। अब अगली सुबह जैसे इरफान वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, जियो उसका रास्ता ब्लॉक कर देती है। वो ब्लैक एंड येलो ची पावर को हासिल करने के लिए इरफान पर मुसलसल अटैक किए जा रही थी। इरफान ने काफी देर तक उसके हमलों को डॉज किया, मगर फाइनली वो भागना बंद करके उसके अटैक से घायल हो जाता है। साथ ही वो जियो को डांटते हुए कह रहा था कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, मगर मेरा शुक्रिया अदा करने की बजाय तुम मुझ पर ही हमले कर रही हो। जिस पर जियो कहती कि मैं तुम्हें आसानी से मार सकती थी, मगर मैंने ऐसा नहीं किया, और ये तुम भी जानते हो कि मैंने जानबूझकर तुम पर जानलेवा हमला नहीं किया। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम ची पावर को कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर तुम्हारे कई सारे सीक्रेट्स हैं, तो मैं उन्हें धीरे धीरे करके रिवील करूंगी। साथ ही जब मेरा कजिन मुझे मारने आएगा तब मैं तुम्हारी हेल्प लेके उसे ही खत्म कर सकती हूँ। तो इरफान क्यूरियस होकर उससे पूछने लगा कि बताओ तुम्हारा कजिन बीयू तुम्हें मारना क्यों चाहता है? जिस पर जियो कहती है कि बीयू जी फैमिली के ग्रेट एम्परर की लेगेसी को हासिल करना चाहता था, लेकिन एल्डर्स के मुताबिक
मुताबिक मैं उससे ज्यादा टैलेंटेड हूँ, तो लेगेसी अल्टीमेटली मुझे मिलेगी, इसलिए बीयू मुझे रास्ते से हटाना चाहता है। तो इरफान उससे कहने लगा कि ठीक है, मैं तुम्हारे कजिन को खत्म करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें भी मुझे वॉइड सूत्रा सिखाना होगा। जिस पर जियो कहती, देखो मैं तुम्हें वॉइड सूत्रा तो सिखा नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें टाइशुआन सेक्ट में ले जा सकती हूँ। अगर तुमने वहाँ प्रैक्टिस की तो हो सकता है कि तुम कल्टीवेशन की सेकंड रॉल्म डाओ पैलेस पर पहुँच जाओ। अब इरफान को ये समझ नहीं आता कि टाइशुआन सेक्ट में ऐसा क्या स्पेशल है, तो जियो से बताने लगी कि टाइशुआन सेक्ट को होली लैंड के नाम से जाना जाता था। उनके पास भी ग्रेट एम्परर की लेगेसी है, वहाँ का सेंट भी काफी ज्यादा पावरफुल माना जाता। जो सुनते साथ ही इरफान को दुआन की बताई बातें याद आने लगी। उसने कहा था कि टाइशुआन सेक्ट के पास एक बहुत ही पावरफुल हेरिटेज और ढेर सारी एंशिएंट मिस्ट्रीज के डिटेल्स हैं। अगर तुम उनसे कुछ सीख पाओ तो वॉइड को क्रॉस करके याओची होली लैंड जा सकते हो। अब इरफान को भी यही चाहिए था कि वो जैसे तैसे वॉइड को क्रॉस करना सीख जाए, फिर तो जियो से भी अपना पीछा छुड़वा सकता है। तो इरफान भी टाइशुआन सेक्ट जाने के लिए राजी हो गया। साथ ही जियो भी अपनी जी फैमिली के टोकन को सील कर देती है, क्योंकि वो जी फैमिली की मेंबर बन के गई तो उसे टाइशुआन सेक्ट में एडमिशन नहीं मिलने वाली। सो अभी दोनों एक लंबा सफर तय करके टाइशुआन सेक्ट की टेरिटरी में पहुंच गए। वेल यहाँ पर 108 माउंटेन पिक थे और हर एक पिक अलग अलग लेगेसी को रिप्रेजेंट करता था, और यही लेगेसी इस सेक्ट के प्रॉस्पेरिटी की वजह है। मगर इस फैक्शन के मिस्टीरियस ओरिजिन के बारे में कोई भी नहीं जानता। इसी वजह से दूसरी नोबल फैमिलीज और होली लैंड्स भी टाइशुआन सेक्ट से काफी ज्यादा जेलस फील करते थे। सो अब जियो और इरफान फाइनली टाइशुआन सेक्ट में पहुंच गए, जहाँ पर कई सारे कल्टीवेटर्स एडमिशन लेने आ चुके थे। और फिर इरफान को एक सरप्राइज मिला। दरअसल उसकी एक्स गर्लफ्रेंड शाओमान यहाँ की डिसाइपल है। इरफान ने जिस अंदाज में शाओमान को देखा, जियो तुरंत ही समझ गई कि इन दोनों का कुछ तो चक्कर होगा, इसलिए वो तुरंत ही इरफान को लेकर शाओमान के सामने चली जाती है। वो उसे बता रही थी कि सीनियर, हमें भी आपके सेट में ट्रायल्स देनी थी। अब शाओमान तो इरफान को देखते साथ ही काफी ज्यादा शॉक हो गई। वो कह रही थी कि चलो अच्छा हुआ तुम वहाँ से सेफली बाहर आ गए। दरअसल वो फॉरबिडन लैंड की बात कर रही थी, तो इरफान भी उसे कांग्रेचुलेट करने लगा, क्योंकि शाओमान अब एक बहुत ही पावरफुल सेक्ट की डिसाइपल बन चुकी है। अब उसने तुरंत ही अपनी मैजिकल पावर का यूज करते हुए इनके नॉलेज को चेक करना स्टार्ट किया। अगर ये दोनों काबिल रहे तो इन्हें नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एक टोकन दिया जाएगा। शाओमान को तो लगा ही नहीं था कि इरफान को ये टोकन मिल सकता है, मगर इरफान ने पहले राउंड में खुद को क्वालिफाई कर लिया था। उतने में चिनफेंग नाम का डिसाइपल वहाँ पर पहुँच जाता है। ये बंदा परामिता लेवल के पिक पर पहुँच चुका है। वो शाओमान से कहने लगा कि शायद मैं इस बंदे को जानता हूँ। दरअसल ये चिनफेंग भी फॉरबिडन लैंड की ट्रिप पर गया था, तो शाओमान उसे बताने लगी कि ये मेरा पुराना दोस्त इरफान है। और अब इरफान और जियो वहाँ से निकल पड़े, मगर चिनफेंग अभी भी इरफान को घुरे जा रहा था। इधर जियो इरफान से पूछती कि बताओ फिर ब्रेकअप किसने किया था, तुमने या फिर उस लड़की ने? मैं जानती हूँ कि तुम दोनों ऑर्डिनरी दोस्त नहीं हो सकते, जरूर से उस बंदी ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया होगा और इसी का बदला लेने के लिए तुम एक लुटेरे बन गए। मगर कोई बात नहीं मेरी जान, तुम्हें भी तुम्हारे जैसी ही कोई चोर मिल ही जाएगी। हेवन सबके लिए जोड़ियां बनाता रहता। अब जियो इरफान के मजे ले ही रही थी कि उतने में ही चिनफेंग वहाँ पर पहुँच गया। वो इरफान से कह रहा था कि तुमने शाओमान के साथ रिलेशनशिप का फायदा उठाकर यहाँ पर एडमिशन लेने की कोशिश की है। और इतना कहते साथ ही उसने इरफान पर सीधे अटैक करना शुरू कर दिए, मगर जियो तुरंत ही जाकर उसके हमलों को डिस्ट्रॉय कर देती है। वो कह रही थी कि तुम जानबूझकर इरफान पर अटैक कर रहे हो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें इरफान से इतनी जेलसी क्यों हो रही। लेकिन चिनफेंग इस पर कोई जवाब नहीं देता, उल्टा वो तो हवा में फ्लोट करते हुए अपने टेक्निक को एक्टिवेट कर चुका था। साथ ही वो इरफान से कहने लगा कि शाओमान काफी ज्यादा टैलेंटेड है, तो तुम भी उसी के जैसे ही जीनियस होंगे, इसलिए मैं बस तुम्हारे टैलेंट को चेक करना चाहता हूँ। और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने स्टार स्ट्राइक्स का यूज करते हुए इरफान पर अटैक करना शुरू कर दिए, मगर इरफान बस उसके हमलों को डॉज किए जा रहा था। तो चिनफेंग ने इस बार अपने स्टार पिक की स्पेशल टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जिसे स्टार फॉल फ्रॉम द 9 हेवंस कहा जाता है। और अब वो इरफान पर अटैक करने ही वाला था कि तभी जियो से प्रोटेक्ट करने बीच में आ गई। साथ ही एल्डर जू भी वहाँ पर आ चुके थे। ये बंदा कल्टीवेशन की 3rd रेल्म यानी कि 4 पोल्स का कल्टीवेटर है। उन्होंने आते साथ ही पूछा कि बताओ
तुम इस लड़के पर अटैक क्यों कर रहे थे? तो चेनफिंग ने सारा इल्जाम इरफान पर ही लगा दिया। हालांकि एल्डर जू इरफान को पनिश नहीं करता और अब कॉन्टेस्ट के पहले राउंड के लिए कुछ डिसाइपल्स को टेलीपोर्ट किया गया, जिसमें जियो भी शामिल थी। एल्डर जू से बताता है कि इस फ्लेम के बुझने से पहले ही तुम्हें स्टोन डोर को क्रॉस करना पड़ेगा। तो जियो भी परीक्षा के लिए तैयार हो गई। अब वहाँ पर कई सारे मूविंग ब्लॉक्स थे जिनसे बचते हुए जियो को डोर तक आगे बढ़ना है। तो वो भी बड़ी ही तेजी से मूव करते हुए उन ब्लॉक्स को डिस्ट्रॉय कर एग्जाम को पास कर गई। अब अगली बैच का नंबर था जिसमें इरफान भी पार्टिसिपेट करेगा। तो इरफान भी उन ब्लॉक्स पर काफी तेजी के साथ मूव होने लगा, लेकिन एल्डर जू ने उसकी मुश्किलें जानबूझकर बढ़ा दी थी। वो एक फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए इरफान पर अटैक करने लगा। वहीं पर इरफान दो ब्लॉक्स के बीच में उसे क्रश करने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक वो फ्लेम बुझ गई थी तब तक इरफान स्टोन डोर तक पहुंच नहीं पाता, जिसके चलते इरफान इस राउंड में फेल हो चुका था। अब वो एल्डर जू से कुछ बोल पाई इससे पहले उन्होंने इरफान को वापस से भेज दिया। उसके फेल होने पर तो चेनफिंग को काफी ज्यादा खुशी मिली। तभी इरफान चेनफिंग से कहने लगा कि मैं एक बार फिर से परीक्षा देना चाहता हूँ। अब चेनफिंग भी चाहता था कि इरफान इस एग्जाम में घायल हो जाए, तो उसने तुरंत ही इरफान को अरीना में भेज दिया। वेल यहाँ पर एल्डर जू इरफान की परीक्षा नहीं लेना चाहते थे, मगर फिर भी उनकी ऑरा इरफान पर कोई असर नहीं दिखाती। तो इस तरह से इरफान की परीक्षा दोबारा से शुरू हो गई। वो अपने सामने आने वाले हर एक ब्लॉक को डिस्ट्रॉय करते हुए स्टोन डोर पर पहुंच गया था और इस बार इरफान ने ये सब बड़ी ही तेजी के साथ किया। वो एल्डर से कहता है कि इस बार मैंने परीक्षा पास कर ली, लेकिन एल्डर जू तो उसे कोई जवाब नहीं देता। तो इरफान भी उसे एटीट्यूड दिखाकर तुरंत ही जियो के पास वापस आ गया। इस तरह से ये दोनों भी टाइशॉन सेक्ट के डिसाइपल बन चुके थे और अब एल्डर जू सभी नए डिसाइपल्स को बताने लगे कि हमारे सेक्ट में टोटल 108 माउंटेन पिक हैं, तो तुम लोग किसी भी पिक को सिलेक्ट करके वहाँ पर अपनी ट्रेनिंग शुरू कर सकते हो। जियो तो इरफान से कह रही थी कि तुम्हारी बंदी स्टार पिक की डिसाइपल है। मैंने सुना था स्टार पिक का मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल है, तो क्यों ना तुम स्टार पिक को ज्वाइन करो। जिस पर इरफान कह रहा था कि मैं तो तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। तो इन दोनों ने एक साथ मिलकर सिंप्लिसिटी पिक जाने का फैसला लिया। जियो इरफान को बता रही थी कि लेजेंड्स के अकॉर्डिंग एंशिएंट टाइम से भी पहले एक बहुत ही मिस्टीरियस एंशिएंट स्क्रिप्चर था जिसमें 9 सीक्रेट टेक्निक का जिक्र किया गया, लेकिन 9 सीक्रेट टेक्निक का मैनुअल इतना पुराना हो गया कि वो पूरी तरह से शैटर होकर दुनिया में फैल गया और उन्हें 9 सीक्रेट टेक्निक में से एक टेक्निक इस पिक की लेगेसी है। अगर कोई इस टेक्निक को मास्टर कर गया तो उसकी ताकत 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो सिंप्लिसिटी पिक का यही इनहेरिटेंस इसे काफी ज्यादा स्पेशल बनाता है। इरफान तो ये सब सुनकर ही थोड़ा सा शॉक था। उतने में जियो एक बंदे के पाँव से टकरा गई। अब जियो की लात की वजह से उस बंदे की नींद खुल जाती है। वेल इनका नाम था एल्डर ली रुयू। वो कहने लगे कि मैं मस्त ग्रिल मटन के सपने देख रहा था और उसे खाने ही वाला था कि किसी ने मेरी नींद खराब कर दी। बताओ तुम दोनों में से किसने मुझे लात मारी थी? जिस पर जियो कहती कि रास्ते पर सोने से लाती तो पड़ने ही वाली है। इरफान तुरंत ही उनसे पूछने लगा कि क्या आप यहाँ के डिसाइपल हो? जिस पर एल्डर ली रुयू कहते कि हाँ डिसाइपल भी और इस पिक का मास्टर भी। मेरे ख्याल से तुम लोग स्टार पिक पर जाना चाहते थे मगर गलती से यहाँ पहुँच गए। ये देखो ये जो सामने माउंटेन दिख रहा है ना वही स्टार पिक है। अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ और मुझे भी अपनी नींद पूरी करने दो। तो जियो भी तुरंत ही उन्हें मस्का मारते हुए कहने लगी कि हम तो सिंप्लिसिटी पिक पर ही कल्टीवेट करना चाहते हैं। जिस पर एल्डर लियो ने बताने लगे कि पिछले 500 सालों में कोई भी इस पिक पर तरक्की नहीं कर पाया और ना ही कोई डिसाइपल यहाँ की इनहेरिटेंस को हासिल कर पाया, इसलिए तुम लोग यहाँ से कहीं और चले जाओ। मगर जियो उनकी बात नहीं मानती। वो तो बड़े ही प्यार से उन्हें मना रही थी कि प्लीज हमें इस पिक पर कल्टीवेट करने दीजिए। और उतने में स्टार पिक के 3 डिसाइपल्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो एल्डर ली को बताने लगे कि हम इन बंदों का एग्जाम देखने आए थे। तो एल्डर कहते ना यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं होने वाला, तुम लोग किसी और पिक पर चले जाओ। मैं तो मेरी सिंप्लिसिटी पिक पर किसी भी डिसाइपल को एक्सेप्ट नहीं करने वाला। लेकिन तभी स्टार पिक का यांग कह रहा था कि मास्टर हो सकता है कि इन दोनों के पास कोई यूनिक टैलेंट हो, तो आपने इन्हें एक मौका तो देना ही चाहिए। इसलिए फाइनली एल्डर ली भी इनकी बात मान जाते हैं और अब ये लोग एक लोकेशन पर पहुंच गए जहां पर एल्डर ली बता रहे थे कि 500 सालों पहले सिंप्लिसिटी पिक काफी ज्यादा प्रॉस्परस था, मगर उस वक्त के पिक लीडर ने सुप्रीम एल्डर याओ गुआंग के साथ फाइट का चैलेंज
किया, जिसमें वो दोनों भी मारे गए और तभी से इस पिक की लेगेसी मानो वैनिश हो गई। कोई भी बंदा उस इनहेरिटेंस को अवेकन ही नहीं कर पाया। और अब यहाँ पर एल्डरली 9 हेवन लैडर को समन करते हैं। ऐसा कहा जाता था कि पुराने वक्त में इसी लैडर को क्लाइम करने वाला बंदा ही सिंप्लिसिटी पिक के साथ यूनाइट होने के काबिल माना जाता था। वहीं पर जियो कहने लगी कि अरे ये तो 9 स्टेप हेवनली लैडर है। तो एल्डरली ने तुरंत ही क्लियर कर दिया कि मैं कोई परीक्षा लेना नहीं चाहता, तुम लोग तो बिना एग्जाम दिए भी यहाँ पर रुक सकते हो, बस मुझसे किसी ट्रेनिंग की उम्मीद मत रखना। मगर जियो तुरंत ही पहले स्टेप पर पहुँच गई। एल्डरली बता रहे थे कि हर एक स्टेप पर तुम्हें एक परीक्षा को पास करना होगा। उतने में जियो पर क्रो ने अटैक करना शुरू कर दिए, तो जियो से मार के अगले लेवल पर पहुँच गई। सेकंड लेवल पर फायर क्रोज ने ढेर सारी तादाद में आकर उस पर हमले किए थे, मगर जियो अपनी तेज मूव के साथ वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन करते हुए तीसरी लेवल पर पहुँच गई, जो देखकर ही स्टार पिक के डिसाइपल्स थोड़े से शॉक हो गए। थर्ड लेवल पर पहुँचने के बाद जियो ने रूल्स के मुताबिक एग्जाम को पास कर लिया था, मगर वो यहीं पर रुकना नहीं चाहती। वो अलग अलग स्टेप पर क्लाइम करते हुए 8वें लेवल पर पहुँच गई थी, जिसके चलते वहाँ पर कई सारे एलिमेंट्स वाले क्रोज क्रिएट होने लगे। कोई वाटर एलिमेंट था तो कोई फायर एलिमेंट। साथ ही जियो ने देखा कि वहाँ पर तो क्रोज का मानो तूफान आ चुका है। इधर ये डिसाइपल्स कह रहे थे कि टॉप लेवल पर जाने के बाद इस बंदी पर अर्थ एंड हेवन की एनर्जी से अटैक हो सकता, और अगर ऐसा हुआ तो ये बंदी ऑन द स्पॉट जलकर राख हो जाएगी। ये सब सुनकर इरफान को भी टेंशन आ गया। वहीं दूसरी तरफ जियो के सिर पर क्रोज का मानो तूफान आ गया था। साथ ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा बवंडर क्रिएट हो जाता है, जिसमें हजारों लाखों परिंदे थे, और उतने में जियो सीधे स्टेप से नीचे गिरने लगी। मगर उसने अपनी पावर की मदद से वहाँ पर एक नेट क्रिएट करते हुए वो दोबारा से सीढ़ियों पर पहुँच जाती है। वो इतना तो जानती थी कि परिंदे एक्चुअल में अर्थ एंड हेवन की एनर्जी से बने हुए डाओ रून क्रिएशंस थे, तो उसने उन्हें रिफाइन करके वहाँ पर एक बहुत बड़ा थंडर बॉल क्रिएट कर लिया, और अब उसी थंडर बॉल को रिलीज करके उसने उन सारे परिंदों को वाइप आउट किया था। इस तरह से वो आखिरी स्टेप पर पहुँच गई। ये सब देखकर ही स्टार पिक के बंदे तो मानो शॉक हो गए, मगर जियो को पता था कि ये फाइनल अचीवमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि वो स्टेप शेक होकर जियो को नीचे गिराने की कोशिश करने लगी। साथ ही एल्डरली बता रहे थे कि स्टेप पर वही बंदा पहुंच सकता है जिसके बाद गॉड जैसी विल पावर हो। अगर माइंड शांत ना हो तो ये प्लेटफॉर्म उसे काफी ज्यादा तंग करेगा, और अगर उस पर्सन की बॉडी स्ट्रांग रही तो उसे गॉड का रिफ्लेक्शन माना जाएगा। इधर जियो देखती है कि उन स्टेप पर डाओ पैटर्न मौजूद है, तो तुरंत ही उन्हें आपस में जोड़ने लगी, और फाइनली उन सभी 9 स्टेप ऑफ हेवनली लैडर को कंबाइन करके वो एल्डर के पास वापस आ जाती है। साथ ही उस 9 हेवन लैडर से बड़ी खतरनाक एनर्जी रिलीज होकर काफी दूर तक फैल गई। इसी एनर्जी को देखकर स्टार पिक के एल्डर्स भी वहाँ पर पहुँच गए। दरअसल वो उस पर्सन को अपने स्टार पिक पर ले जाना चाहते थे जिसने हेवनली लैडर को जोड़ दिया, और एल्डर ली भी तुरंत ही इसके लिए राजी हो गए। वो कह रहे थे कि ये बच्ची काफी ज्यादा शरारती है, आप चाहो तो इसे अपने स्टार पिक पर ले जा सकते हो, मगर जियो ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रही थी कि मैं तो सिंप्लिसिटी पिक पर ही रहना चाहती हूँ। तो स्टार पिक के एल्डर्स तुरंत ही उसे मस्का मारने लगे। वेल यहाँ पर टोटल 108 पिक है, जिसमें से सबसे पावरफुल था स्टार पिक। तो उन एल्डर्स ने जियो को बेहतरीन ट्रेनिंग देने का भी वादा किया, इसलिए जियो इरफान को अपने साथ ले जाकर प्राइवेट में बात करने लगी। इरफान उससे कह रहा था कि तुमने 9 हेवनली स्टेयर्स को क्लाइम करके साबित कर दिया कि तुम एक जीनियस हो। अब अगर तुमने इन लोगों की बात नहीं मानी तो मसला हो जाएगा। तो फाइनली जियो भी इरफान की बात मान जाती है। वो कह रही थी कि एल्डर्स मैं आपके पिक को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इन तीनों को पहले ही बता दीजिए कि वहाँ पर मेरे सामने ज्यादा बदतमीजी ना करे। तो एल्डर कहते ना वो बिल्कुल भी अपना मुंह नहीं खोलेंगे। इधर एल्डर ली तो इरफान से भी पीछा छुड़वाना चाहते थे, मगर इरफान कुछ बोल पाई इससे पहले यांग ने सीधे इरफान पर अटैक करना शुरू कर दिए। दरअसल वो इरफान की पावर्स चेक करने के बहाने से उसे बुली कर रहा था। इरफान तो सिर्फ उसके अटैक को डॉज किए जाने लगा। उसका कमजोर दिखना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वरना उसे भी जियो जैसे स्टार पिक का डिसाइपल बनना पड़ेगा। इसलिए इरफान ने जानबूझकर घायल होने का नाटक किया, मगर एल्डर ली समझ गए थे कि इरफान अपनी एबिलिटीज को छुपा रहा है, तो तुरंत ही दूसरे एल्डर्स को बताने लगे कि बंदा मेरे पिक पर रुक सकता है। साथ ही जियो भी सबके सामने इरफान को समझा रही थी कि क्लिफ की एज से थोड़ा सा दूर रहना, वरना बेवजह घायल हो जाओगे, और मन लगाकर प्रैक्टिस करो, मैं कभी कभार तुमसे मिलने आया करूंगी। सो इस तरह से जियो स्टार पिक की डिसाइपल बनी और इरफान बना सिंप्लिसिटी पिक का डिसाइपल। उनके वहाँ से जाने के बाद एल्डरली उससे कहने लगे कि तुमने स्टार पिक को ज्वाइन कर लेना चाहिए था, वो लोग स्टार पावर का यूज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें तो सितारों के साथ बात करना भी सिखाया जाता। अगर तुम काफी अच्छे से कल्टीवेट करो तो सुप्रीम इमॉर्टल बॉडी को भी फोर्ज कर पाओगे। और अगर हमारी सिंप्लिसिटी पिक के लेगेसी की बात की जाए तो वो एक लंबे अरसे पहले इंटरप्ट हो गई। सिर्फ एक ही बंदा इस लेगेसी की सीक्रेट
ग्रेट स्किल को हासिल कर पाया था। उसने मरने से पहला कुछ लफ्ज दोहराए थे, जैसे कि ग्रेट सक्सेस एक फेलियर है, ग्रेट एडवांटेज एक रेजिस्टेंस है और ग्रेट स्किल एक कमजोरी है। अब ये बातें तुम खुद समझ लेना, क्योंकि मैं इसका मतलब तुम्हें नहीं समझा पाऊंगा। और हाँ, अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ समझ ना आए तो तुम इस पिक से जा सकते हो। बस गुड बाय बोलने के लिए आकर मेरी नींद खराब मत करना। एफान को पता था कि एल्डर ली काफी ज्यादा आलसी हो चुके, वो उसे इतनी जल्दी कुछ भी नहीं सिखाने वाले। जब भी वो उनसे कोई सवाल पूछता तब वो वही बातें दोहराते रहते कि ग्रेट सक्सेस ही फेलियर है, ग्रेट एडवांटेज एक रेजिस्टेंस है। तो एफान ने अपने एल्डर को लाइन पर लाने के लिए खरगोश पकाना शुरू किया और सारी खुशबू एल्डर की तरफ ही पास कर रहा था। इधर मास्टर भी समझ गए कि ये बंदा बिना कोई रीजन खाना तो नहीं पकाएगा, जरूर से मेरे से कुछ हासिल करना चाहता, तो मैं भी इसकी बातों में नहीं आने वाला। मगर एफान ने और भी तेजी के साथ रोस्टेड मीट की खुशबू उनकी तरफ पास करी, जिससे अब एल्डर ली को कंट्रोल नहीं हो रहा था। उतने में स्टार पिक के बंदे वहाँ पर पहुँच गए। वो एफान से कह रहे थे कि तुमने रैबिट को पकाकर होली लैंड का अपमान किया है, जिस पर एफान कहने लगा कि ना ही यहाँ पर कोई गॉड्स है और ना ही फेरीज, तो मैंने किसे ऑफेंड किया यही मेरे समझ नहीं आ रहा। तो बंदे कह रहे थे कि तुम्हारी पकाए मीट की बदबू फैल रही। अब ये सुनकर एफान को गुस्सा आ गया, क्योंकि खाना तो काफी अच्छे से पका लेता है, इसलिए उन दोनों से कहता है कि मुझे भी तुम दोनों की बॉडी से आने वाली बदबू ऑफेंड कर रही, तो जल्दी से अपनी गंदी शक्लें लेकर यहाँ से भाड़ में जाओ। वैसे भी ये मेरा सिंप्लिसिटी पिक है, यहाँ पर बिना इजाजत के पाँव रखना ही सबसे बड़ा पाप होगा, तो तुम लोग यहाँ पर बिना इजाजत के कैसे आए? जिस पर लोग कह रहे थे कि ये पिक तो काफी ज्यादा रिमोट और बेजान है, भला यहाँ आने के लिए हमें परमिशन की क्या जरूरत पड़ गई? और उतने में एल्डर ली ने एफान को बता दिया कि तुम्हें इनके साथ जो करना है वो कर सकते हो। सब अपने मास्टर की परमिशन मिलते साथ ही एफान ने उन दोनों की धुलाई लगा दी। वो कह रहा था कि मेरे पिक पर बिना परमिशन आना अलाउड नहीं, नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती मत करना। साथ ही एफान ने उन दोनों को एक बड़ी सी चट्टान के नीचे दबा दिया और ऊपर से धमकी भी दी कि अगर दोबारा कोई शोर शराबा किया तो जब भी मेरे सामने आओगी मैं तुम्हारी धुलाई करूंगा। तो वो लोग एफान को अपने सीनियर यांग की धमकी देने लगे। उसी वक्त एल्डर ली ने उस चट्टान को हटा दिया। वो पूछ रहे थे कि बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए थे, जिस पर वो लोग कहते कि हम तो आपके डिसाइपल को कॉन्टेस्ट में इन्वाइट करने आए थे। 3 दिनों के बाद हमारे सेक्ट में एक कॉन्टेस्ट है, लेकिन यहाँ आना हमें महंगा पड़ गया। और इतना कहते साथ ही वो दोनों वहाँ से रवाना हो गए, जिसके बाद एल्डर ने पेट भर के खाना खाया और फिर से नींद लेने लगे। साथ ही साथ वो धीरे से कह रहे थे कि मुझे कौवों की विंग्स खाने हैं। तो एफान तुरंत ही कौवों का शिकार करने निकल पड़ा, मगर एक भी कौवा उसके हाथ नहीं लग रहा था। वो कह रहा था कि यहाँ पर टोटल 9 कौवे हैं, इन सभी को मार के इनके ग्रिल्ड विंग्स को मास्टर के सामने पेश करूंगा तो वो खुश हो जाएंगे। और अब उन्हें कौवों को पकड़ने के चक्कर में वो काफी दूर पहुँच गया। साथ ही उसने गलती से कौवों के घोंसले पर ही अटैक कर दिया था और उसी घोंसले में से एफान को एक धनुष्य मिला, जो कि काफी बेकार कंडीशन में था। तो एफान कहता है चलो एटलीस्ट इस लकड़ी से मैं खाना तो पका ही सकता हूँ। और उतने में वहाँ पर यांग पहुँच गया। वो एफान से कह रहा था कि तूने मेरे 2 जूनियर्स को बेवजह परेशान किया, जिस पर एफान कहता है कि मैं तो बस उन्हें सबक सिखाना चाहता था, वो बेवजह ही मेरी पिक पर घुस आए थे। जो सुनते साथ ही यांग ने उस पर मीटियोर से अटैक किया, मगर एफान अपने एक ही पंच में उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देख उस बंदे ने गुस्से में आकर एफान पर मुसलसल हमले करना शुरू कर दिए, लेकिन इस बार एफान उतनी ही तेजी से उन्हें डिस्ट्रॉय करता जा रहा था। जो देख उस बंदे ने एफान पर कई सारे मीटियोराइट भी एक्सप्लोड कर दिए। उसे लगता है कि चलो अब तो एफान का काम तमाम हो ही चुका होगा, मगर उतने में एफान अपनी फुल पावर को एक्टिवेट करते हुए सीधे उस पर एक जोरदार पंच हिट कर देता है, जिससे वो बंदा इतनी दूर चला गया कि दूर से एक सितारे जैसा नजर आ रहा था। साथ ही एफान ने अनाउंस किया कि आज के बाद कोई भी सिंप्लिसिटी पिक पर बिना इजाजत के पाँव नहीं रखेगा, और एल्डर की आवाज भी उस पूरे इलाके में गूंजने लगी। उन्होंने भी ये फरमान जारी किया था कि अब उनके पिक पर बिना इजाजत आना किसी को अलाउड नहीं। तभी एफान उन्हें बताता है कि मैंने यांग को तो भगा दिया, मगर वो दूसरे डिसाइपल्स को लेकर जरूर से वापस आएगा। जिस पर एल्डर ली कहने लगे कि जो आयरन बो तुम्हें मिला था उसे लेकर तैयार हो जाओ। एफान तो शॉक था कि मास्टर नींद में भी उसकी हर एक चीज पर नजर रख सकते। एल्डर बता रहे थे कि मैंने कभी इस बो एंड एरो का यूज नहीं किया था और तुम खुद होकर इसके पास पहुँच गए। शायद ये धनुष्य तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ था। उतने में यांग
आग के ढेर सारे चमचे इरफान को मारने वहाँ पर पहुँच गए। अब इरफान ने उन्हें वार्निंग तो दे दी थी, मगर वो लोग बिल्कुल भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। इसलिए इरफान अपने आयरन बो को निकाल लेता है और उतने में वहाँ मौजूद क्रोज अपने आप उस एरो में समाने लगे। साथ ही वो एक बहुत ही भयानक ट्रेजर में बदल चुका था। पिक पर जो 9 क्रोज थे वो अपने आप एरोज में तब्दील होकर इरफान के पास आ गए। और अभी तक तो इरफान ने अटैक भी नहीं किया था, मगर फिर भी वहाँ पर बहुत ही भयानक प्रेशर क्रिएट हो गया, जिसे देख इरफान भी पैनिक हो जाता है। साथ ही जितने भी डिसाइपल्स उसे मारने आए थे वो इस एनर्जी में ट्रैप होकर घायल होने लगे। तो स्टार पिक के एल्डर्स ने एल्डरली से रिक्वेस्ट की कि प्लीज इन बच्चों को माफ कर दीजिए। इसलिए एल्डरली भी इरफान को एरो पीछे लेने के लिए बता देते हैं और उसके ऐसा करते साथ ही वो बंदे तुरंत ही वहाँ से भाग निकले। साथ ही वो 9 क्रोज भी वापस लौट चुके थे। इरफान हैरान होते हुए सोच रहा था कि चलो ये तो अच्छा हुआ कि मैंने इन कौवों को पकाने की कोशिश नहीं करी, वरना पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। तब तक स्टार पिक के एल्डर्स वहाँ आकर एल्डरली को ग्रीट करते हुए कहने लगे कि आपका पिक अब दोबारा से शाइन करने वाला है। जोबो और इस पिक का इनहेरिटेंस कई सौ सालों पहले ही लॉस्ट हो गया था, मगर अब जोबो दोबारा से अपीयर हो चुका है, तो सिंप्लिसिटी पिक का इनहेरिटेंस भी वापस आ जाएगा। जिस पर एल्डरली कहने लगे कि अब मैं अपने पिक को पहले जैसा खुला नहीं छोड़ने वाला, इसलिए स्टार पिक के लॉर्ड को बता दीजिए कि उनके डिसाइपल बिना इजाजत के यहाँ पर ना आए। तो एल्डर्स भी उनकी बात मानकर वहाँ से रवाना हो गए। यहाँ पर एल्डरली बस इरफान को देखे जा रहे थे, मानो इरफान ने उनके अंदर एक नई उम्मीद जगा दी और अब उसी जोबो की मदद से सिंप्लिसिटी पिक की लेगेसी को रिवाइव करना चाहते हैं। इरफान कह रहा था कि धनुष्य तो काफी ज्यादा स्पेशल निकला, सच बताओ तो मैं इसे जलाकर आपके लिए खाना पकाने वाला था। जिस पर एल्डरली बताने लगे कि धनुष्य हमारी लेगेसी को अवेकन कर सकता है और अगर ये नाकाम हुआ तो दोबारा से डिसअपियर हो जाएगा। पता नहीं फिर इसे दोबारा से रीअपियर होने में और कितने साल लग जाएंगे। ये वो तुम्हें मिला, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर हेवन की विल है। तो अब हम सिंप्लिसिटी पिक की लेगेसी को रिवाइव करेंगे। जिसके बाद एल्डरली ने कल्टीवेट करना शुरू किया और इरफान ने ठान लिया था कि वो अपने एल्डर को प्रोटेक्ट करेगा। साथ ही एल्डरली ने उसे अपनी नोटबुक भी दे दी थी ताकि इरफान उनके एक्सपीरियंस से कुछ सीख पाए। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। इरफान ने देखा कि वहाँ पर बारिश हो रही है, तो एक बड़ा सा पत्ता लेकर अपने मास्टर को भीगने से बचा रहा था। इरफान नहीं चाहता कि उसके मास्टर डिस्टर्ब हो। और अब इसी दरम्यान इरफान ने सिंप्लिसिटी पिक को साफ करना शुरू किया। वो इस पिक को थोड़ा सा रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था, मगर तभी कुछ डिसाइपल्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो इरफान को बताने लगे कि जल्दी मेजर पिक्स में इनर कंपटीशन शुरू होने वाला है, तो हम चाहते कि तुम भी उसमें पार्टिसिपेट करो। जिस पर इरफान कह रहा था कि मैं तो बस सी ऑफ सफरिंग लेवल का कल्टीवेटर हूँ, तो मैं अभी से ही हार मान लेता हूँ, मैं उस कॉन्टेस्ट में नहीं आने वाला। जो सुनते साथ ही उन लोगों की हंसी छूट गई। एक बंदा कह रहा था कि जब तुम 10 बार हार जाओगे तभी तुम्हारा सरेंडर कंसिडर किया जाएगा, और वैसे भी हमारे पास बहुत से लोग हैं जो तुम्हारा ख्याल रखना चाहते। तो इरफान कहने लगा कि क्यों ना हम अभी मुकाबला करें, जो पार्टी हारेगी उसे जीतने वाले के हर एक ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। मगर वो लोग तो इरफान के पिक पर आने के लिए तैयार नहीं थे। वो कहते कि हम वहाँ आए तो तुम अपने धनुष को निकाल लोगे। जिस पर इरफान कहते ना, मैं कसम खा के बताता हूँ कि आज मैं धनुष को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। जो सुनते साथ ही वो लोग इरफान की कुटाई करने उसके पिक पर पहुंच जाते हैं। और फिर क्या, इरफान ने बड़ी तेज रफ्तार के साथ उन पर लाते और मुक्के जड़ना शुरू कर दिया। बस 5 सेकंड के अंदर ही इरफान ने उन सभी की हालत खस्ता कर दी। इनफैक्ट उसे तो इन बंदों पर हंसी आ रही थी और अब इरफान जीतने वाली पार्टी था, तो उसने इन बंदों को काम पर लगा दिया। वो कह रहा था कि कोई भी अपनी मैजिकल पावर्स का यूज नहीं करेगा, बस अपनी मेहनत से इस पिक को चकाचक कर दो। बेचारे ये सभी कल्टीवेटर्स अपने कमर को सपोर्ट दे देकर उसके ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे। और उतने में डिसाइपल्स का एक और ग्रुप वहाँ पर पहुँच जाता है। ये सभी बंदे परामिता लेवल पर पहुँच चुके हैं, यानी कि इन्होंने कल्टीवेशन की स्पिरिट ऑफ लाइफ realm को क्रॉस कर लिया। तो अब इरफान ने भी अपने पिक पर वेलकम करने लगा। जैसे ही वो लोग पिक पर गए, हमें बस अंधेरा दिखाया गया, साथ ही साथ चीखों की आवाजें भी सुनाई देने लगी। और जब उजाला हुआ तब तक ये सभी सेकंड बैच वाले लोग भी इरफान के पिक पर रोजगार बन चुके थे। इरफान छत पर बैठकर सबसे काम ले रहा था। वो कहता है सीनियर प्लीज बिल्कुल भी आलस मत दिखाना, मन लगाकर काम करो। और उतने में इरफान की बॉडी भी रिएक्ट करने लगती है। वो समझ गया था कि शायद सिंप्लिसिटी पिक का इनहेरिटेंस अवेक होगा, तो इरफान तुरंत ही अपने मास्टर के पास पहुंच जाता है। इरफान ने देखा कि ये जगह पूरी तरह से हरी भरी हो गई। वहाँ पर नेचुरल ऑरा कंटिन्यूअसली फ्लो हो रही थी और उतने में वहाँ पर एक एनर्जी वेव आकर इरफान को एक स्पेस में पहुँचा देती है। वो कंफ्यूज था कि ये जगह है कौन सी। उतने में इरफान पर अटैक हो गया और जैसे इरफान उस पर पंच हिट करता है वो फॉर्म
फॉर्म वैनिश होकर उससे एक गोल्डन लेटर फॉर्म होने लगा। साथ ही इरफान पर उसी के फॉर्म्स अटैक कर रहे थे और उसी वक्त इरफान को एल्डर ली की आवाज आई। वो उसे बता रहे थे कि यहाँ के मिस्टीरियस टेक्निक का ओरिजिन तुम समझ पाओ तो तुम उस टेक्निक को मास्टर कर लोगे। इधर इरफान सिर्फ उन फॉर्म्स को डिस्ट्रॉय किए जा रहा था और जैसे जैसे ये फॉर्म्स कोलैप्स हुए वहाँ मौजूद डाओ रून और भी ज्यादा विजिबल हो गया। दरअसल ये एक सिंबल है। इरफान को जियो ने बताया था कि 9 सीक्रेट स्क्रिप्चर का एक सीक्रेट सिंबल है। अगर तुम एक बार उसे मास्टर कर लो तो तुम्हारी पावर 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। और उतने में इरफान का एक और फॉर्म उससे भिड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ एल्डर जू ने देखा कि सिंप्लिसिटी पिक का इनहेरिटेंस रिवाइव हो चुका, तो तुरंत ही अपने जूनियर्स को बताने लगा कि मेन पिक के जितने भी आउटस्टैंडिंग डिसाइपल है उन्हें सिंप्लिसिटी पिक पर भेज दो, क्या पता उन्हीं में से किसी को यहाँ की सीक्रेट टेक्निक हासिल हो जाए। इधर इरफान ने देखा कि ये वाला फॉर्म उसके हर एक मूव को एग्जैक्टली कॉपी कर रहा है। उसके पास वही सेम टेक्निक और सेम वेपन्स थे, तो इससे बिल्कुल भी जीता नहीं जा सकता था। तो इस फॉर्म से निपटने के लिए एल्डर ली भी इरफान की मदद करने लगे। वो उससे कहते हैं कि तुम्हारा ही फॉर्म है, बस तुम्हें इसे चकमा देना होगा। ऐसा सोचो कि तुम खुद को ही चालबाजी से हरा रहे हो। तो उनकी ही मदद से इरफान ने उस बंदे पर ऐसी मूव यूज की जो कि उस फॉर्म ने प्रेडिक्ट नहीं की थी और फिर इरफान ने एक जोरदार लात मार के उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। ऐसा होते साथ ही वहाँ पर 9 सीक्रेट आर्ट में से एक आर्ट का सिंबल अपीयर हो गया। इसे एवरी वर्ड सीक्रेट आर्ट भी कहा जाता है, जो कि इस सीरीज की पावरफुल टेक्निक में से एक होने वाली है। इस सीक्रेट आर्ट का फंक्शन था कॉम्बैट पावर को अचानक से बूस्ट करना और ये सीक्रेट आर्ट अब इरफान को मिल चुकी है। इरफान तो इससे काफी ज्यादा खुश हो गया, मगर तभी एल्डरली अचानक से उस पर हेवी प्रेशर रिलीज करना शुरू कर देते हैं। वो कह रहे थे कि तुम एक एंशिएंट सीक्रेट बॉडी हो। तो इरफान उन्हें बताने लगा कि एल्डर मेरा आपको नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। जो सुनते साथ ही एल्डरली ने भी अपना प्रेशर हटा दिया। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा ये सीक्रेट सेफ रखूंगा। तो इरफान उनसे पूछने लगा कि एल्डर आपको ये बात कैसे पता चली, जिस पर एल्डर कह रहे थे कि हम दोनों सिंप्लिसिटी की ग्रेट पाथ पर एक साथ थे, तो ऐसी सिचुएशन में हमें कई सारे राज पता चल जाते। अब इरफान तुरंत ही उनका शुक्रिया अदा करने लगा, क्योंकि एल्डर की मदद की वजह से वो इस सीक्रेट टेक्निक को हासिल कर पाया था। एल्डर उसे बताते हैं कि ऑल वर्ड सीक्रेट आर्ट काफी ज्यादा पेचीदा है, तो इस पर अच्छे से प्रैक्टिस करना ताकि आगे चलकर तुम अपनी पावर्स को बढ़ा सको। तो इरफान ने उनसे वादा किया कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा। साथ ही एल्डर ली उससे कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ आने का मकसद तो मुझे नहीं पता, मगर तुम्हारी वजह से मैंने सिंप्लिसिटी पिक का इनहेरिटेंस अवेकन किया, तो हो सकता है तुम मेरे पिक की पुरानी ग्लोरी को वापस ला सको। तो इरफान उनसे कहता है कि मैं जरूर से इस पिक को इसकी पुरानी पहचान वापस दिलाऊंगा, लेकिन मेरे कुछ अधूरे काम हैं जिन्हें मुझे पूरा करना पड़ेगा। मेरा एक दोस्त है, वो फिलहाल कहाँ पर है मैं नहीं जानता, तो मैं उसे ढूंढने जाने वाला हूँ, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि उसे लेकर दोबारा से वापस आऊंगा। तो एल्डर ली कहने लगे कि बच्चे हम दोनों की बात शायद अलग है, इसलिए मैं तुम पर यहाँ रुकने की जबरदस्ती नहीं करने वाला। बस एक बात याद रखो, तुम्हारे पास सीक्रेट आर्ट है, ये बात किसी को मत बताना, उस लड़की जियो को तो बिल्कुल नहीं। तो इरफान ने उनसे प्रॉमिस किया कि वो इस आर्ट का जिक्र नहीं करेगा। तब तक एल्डर जो अपने कई सारे डिसाइपल्स को लेकर वहाँ पर आ चुका था। वो एल्डर ली से कहता है कि तुम्हारे पिक का इनहेरिटेंस अवेकन हो गया, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे लिए कुछ डिसाइपल्स लेके आ जाऊं। जिस पर एल्डर ली कहने लगे कि मेरे पास ऑलरेडी एक डिसाइपल है और इन बच्चों की बात अलग भी हो सकती, तो मैं इन्हें अपने साथ स्टक नहीं करना चाहूंगा। जिस पर एल्डर जो कहने लगे कि खुद आपके डिसाइपल बनना चाहते हैं, प्लीज इन्हें एक मौका दीजिए। तभी इरफान अपने मास्टर को धीरे से बता रहा था कि शायद इन डिसाइपल को यहाँ पर जमा करके लाया है, वरना अभी तक तो कोई हमारे पिक को ज्वाइन नहीं करना चाहता था। एल्डर ली भी ये बात समझ गए थे, तो उन्होंने उन सबके सामने एक शर्त रखी। वो कह रहे थे कि यहाँ पर एक सीक्रेट बुक है, अगर तुम उसे 15 दिनों में समझ पाए तो मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बना लूंगा। तब तक जियो भी वहाँ पर पहुँच गई। वो एल्डर से कहने लगी कि प्लीज मुझे भी सीक्रेट मेथड सिखा दीजिए। एल्डर ली तो बस उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रहे थे और अब रात के समय वो इरफान को बता देती है कि एल्डर ली ने उसे सीक्रेट टेक्निक सिखाने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि जियो जी फैमिली की मेंबर है और इसी वजह से जियो का मूड थोड़ा सा खराब था। वो इरफान से कहने लगी कि यहाँ का इनहेरिटेंस अवेकन हो चुका है, तो तुमने जरूर से सीक्रेट आर्ट को ग्रास्प किया होगा। अब इरफान ने एल्डर ली से वादा किया था कि वो ये सीक्रेट किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। तो जियो को बताने लगा कि मैंने सीक्रेट आर्ट तो नहीं मगर कुछ नेचुरल वेज को ग्रास्प किया। अगर तुम अपनी सीक्रेट वॉइड नोट मेरे साथ शेयर करो तो मैं भी तुम्हें वो वेज सिखा दूंगा। जो सुनते साथ ही जियो उस पर गुस्सा हो गई। वो कहती है कि तुम तो हर बार सौदेबाजी पर उतर आते हो। खैर स्टार पिक पर मुझे पता चला कि शाओमान को बहुत से लड़के पसंद करते हैं, लेकिन अगर तुम मुझे नेचुरल वेज सिखा दो तो मैं शाओमान के साथ तुम्हारी सेटिंग फिक्स
करूंगी। अभी सुनते साथ ही इरफान वहाँ से जाने लगा। तभी जियो से कहती, देख भाई, डील तो तुझे करनी पड़ेगी, वरना तेरे पास डीमन हार्ट है, ब्लैक एंड येलो ची पावर है और तो और ग्रीन कलर का एक टुकड़ा भी है। ये सारी बातें मैं सबको बता दूंगी। अब इरफान को ये समझ नहीं आ रहा था कि इस बंदी का मुंह कैसे बंद किया जाए, और उतने में शाओमान भी वहाँ पर पहुँच गई। वो इरफान से कह रही थी कि तुम जल्दी से टाइशॉन सेक्ट छोड़कर चले जाओ। तुमने स्टार पिक के कई सारे डिसाइपल्स को घायल किया था, तो वो लोग तुम्हें टारगेट करना चाहते। जिस पर इरफान कहने लगा कि मेरी फिक्र करने के लिए शुक्रिया, लेकिन फिलहाल तो मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। साथ ही जियो ने भी शाओमान का रास्ता रोक लिया। वो उसके फेस को हाथ लगाकर कहने लगी कि ये बंदी तो वाकई काफी ज्यादा खूबसूरत है। साथ ही वो शाओमान से कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेहतरीन सा रिश्ता है, उसके साथ तुम्हारी जोड़ी एकदम सही लगेगी। उतने में इरफान उसे पीछे की तरफ घसीटते हुए धीरे से कहने लगा कि मेरी माँ क्यों मेरे मसले बढ़ा रही, बेवजह अगर परेशान किया तो मैं तुम्हारी धुलाई लगा दूंगा। अब इन दोनों को इतना करीब देखकर शाओमान कहने लगी कि शायद तुम काफी क्लोज हो, तुम्हारे रिश्ते के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि तुम्हारा रिश्ता चाहे कितना ही गहरा क्यों ना हो, इरफान हमेशा खुद की बात को फॉलो करेगा। इसे लोगों को बीच रास्ते में अकेले छोड़ने की आदत है। और अब इन दोनों की सिचुएशन देखकर जियो को मजा आने लगा, लेकिन तभी स्टार पिक के बंदे वहाँ पर पहुँच गए। इन्हीं के बारे में शाओमान इरफान को आगाह करने आई थी। अब वो लोग इरफान से कह रहे थे कि तुमने हमारे कितने ही बंदों को घायल किया, क्या तुम्हें ऐसा लगा था कि उन्हें किसी का सपोर्ट नहीं है? जिस पर इरफान कह रहा था कि वो लोग बिना इजाजत के मेरे पिक पर आए, अगर मैं उन्हें मार भी देता तो भी मुझे कोई पनिश नहीं कर सकता था, क्योंकि रूल्स मैंने नहीं बल्कि उन्होंने ब्रेक किए। उतने में शाओमान इरफान से कहने लगी कि जल्दी से इनसे माफी मांगकर इस मसले को सुलझा दो। हालांकि इरफान ने माफी मांगने से मना किया और इसी की वजह से यहाँ पर फाइट शुरू हो गई। उस बंदे ने इरफान पर सीधे छलांग लगा दी थी, मगर इरफान उसकी सोड को ब्रेक करके उसे पीछे की तरफ पुश कर देता है। अभी देखकर ही उन लोगों ने इरफान पर अपने सिजिल से वार किए, मगर इरफान बड़े ही कूल अंदाज में 1 बाय 1 उन्हें डिस्ट्रॉय करते हुए इन सभी को कूट देता है। शाओमान तो उसकी पावर्स देखकर ही दंग रह गई। उसी वक्त स्टार पिक का चेनफिंग भी वहाँ पर पहुँच चुका था। वो इरफान पर चिल्लाते हुए कहने लगा कि तूने दोबारा से मेरे स्टार पिक के डिसाइपल्स को घायल किया है। इरफान को भी याद आया कि इस बंदे ने सेक्ट में आते साथ ही बेवजह उसके साथ पंगे लिए थे। चेनफिंग उससे कहता है कि तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, अपने हाथ पांव खुद ब्रेक करके माफी मांगो, क्योंकि अगर मैंने तुझ पर एक्शन लिया फिर तो जिंदा नहीं बच पाएगा। जिस पर इरफान कह रहा था कि मैं तो कभी गॉड के सामने भी अपना सिर नहीं झुकाता, तो तेरे जैसे 2 टके के कल्टीवेटर की क्या ही औकात। अब ये सुनते साथ ही चेनफिंग उस पर भड़क गया। इधर इरफान ने तो ऑलरेडी इस बंदे को सबक सिखाने का मन बना लिया था। वो चेनफिंग से कह रहा था कि जरूर से मुकाबला जीत लेना, वरना फिर तो बहुत ज्यादा मार खाएगा। फिर क्या इरफान सीधे उस पर हमला करने रवाना हो जाता है। उसकी स्पीड देखकर ही शाओमान काफी ज्यादा शॉक थी। इधर इरफान डाउरून पैटर्न पर पाव रखते हुए काफी तेजी के साथ उस चेनफिंग के सामने पहुंच गया। तब तक चेनफिंग भी अपनी स्टार जेड प्लेट को समन कर चुका, जो कि काफी अमेजिंग वेपन थी, और अब उसने इन्फिनिट स्टारलाइट का यूज करके इरफान पर हमले करना शुरू कर दिए। इरफान ने देखा कि वहाँ पर कई सारी फ्लाइंग सोर्ड्स की बारिश हो रही, मगर इरफान की वुडन प्लेट ने उस अटैक को एक ही झटके में ब्रेक कर दिया था। तब चेनफिंग 12 गैलेक्सी सोर्ड टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए इरफान पर अटैक करना शुरू कर चुका। हालांकि इरफान के सॉलिड पंचेस ही उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी हो गए। अब ये देखते साथ ही चेनफिंग ने अपने कुछ और मैजिकल वेपन बाहर निकाल लिए। तब तक शाओमान और ये दूसरे लोग भी वहाँ पर पहुँच गए थे। शाओमान कहने लगी कि ये तो सीनियर चेनफिंग की अल्टीमेट किलिंग मूव है, इसे मून ब्लेड क्लाउड रिक्लाइनिंग स्टार शील्ड कहा जाता था। जियो को भी ये वेपन्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। इधर इरफान पूरी तरह से चेनफिंग की जंजीरों में जकड़ा गया था, लेकिन फिर वो गुस्से में आकर 1 बाय 1 उन तीनों वेपन्स को ब्रेक कर देता है, जो देखकर ही चेनफिंग के तो मानो खून में ही आग लग गई। इरफान उससे कह रहा था कि कल्टीवेशन करके तुम कोई गॉड नहीं बने जो दूसरों को इस तरह से ट्रीट करोगे। और अब इरफान उससे भी ज्यादा हाइट पर पहुंच गया। ये सभी लोग समझ गए थे कि इरफान की कल्टीवेशन तो काफी ज्यादा सॉलिड है। वहीं पर शाओमान शॉक होते हुए कह रही थी कि ना, ये तो पॉसिबल नहीं, इरफान की फिजिक तो उसे कल्टीवेशन अलाउड ही नहीं करती थी। अब ये सुनकर जियो ने उससे पूछा कि बताओ इरफान के पास कौन सी फिजिक है, लेकिन शाओमान ने इसका जवाब नहीं दिया। इधर चेनफिंग ने अपनी स्टार पावर का बड़ा ही जबरदस्त फ्लो इरफान के पीछे लगवा दिया, तो उसे काउंटर करने के लिए इरफान ने पर्पल मिरर को बाहर निकाल लिया। वहीं पर जियो को अब इरफान में काफी ज्यादा दिलचस्पी आ गई थी, क्योंकि इरफान का बैकग्राउंड मिस्टीरियस है। इतना ही नहीं, इरफान ने तो वर्ड स्पेल का भी यूज किया था, और अब वो बड़ा ही भयानक हैंड फॉर्म करते हुए चेनफिंग को दबोचने की कोशिश करने लगा। दरअसल इसे ग्रेट वॉइड पाम कहा जाता था। वेल, इस टेक्निक को देखकर ही जियो शॉक हो गई, और तभी हमें वहाँ से
थोड़ी दूरी पर एक एल्डर नजर आता है जिसने वॉइड ब्रीदिंग की पावर को महसूस किया था। अब ये कौन है ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। इधर जियो दिल ही दिल में कहने लगी कि मैंने इस बंदे को वॉइड सूत्रा का बस छोटा सा पोर्शन लिख के दिया था, तो फिर ये इतनी जल्दी वॉइड को मास्टर कैसे कर पाया। वही दूसरी तरफ चेनफिंग पर जो इंजुरीज हुई थी उसने तुरंत ही खुद को हील कर दिया और अब वो वहाँ पर बिग डिपर फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है। ये चेनफिंग के नेटल स्टार्स थे, यानी कि ये बंदा एफान के खिलाफ उसकी डिवाइन पावर का यूज करना चाहता था और अब उसने हेवनली बुक डिवाइन सोर्ड टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए एफान पर हेवी सोर्ड से अटैक करना शुरू कर दिए। इधर एफान यहाँ से वहाँ मूव होते हुए उन सोर्ड के हमलों को काउंटर करने लगा। साथ ही वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि शायद यही स्टार पिक का इनहेरिटेंस होगा। ये डिवाइन सोर्ड आयरन स्टार लाइट से कंडेंस्ड है, ऑर्डिनरी वेपन्स तो इन्हें रेजिस्ट ही नहीं कर सकते। तो एफान उन्हीं तलवारों पर क्लाइम करते हुए बिग डिपर फॉर्मेशन के पास जाकर उन्हें ही डिस्ट्रॉय करने लगा और चेनफिंग से कह रहा था कि मैं तेरी तलवारों को तबाह नहीं कर सकता, तो इन पोर्टल्स की ही धज्जियां उड़ा दूंगा जहाँ से ये तलवारें बाहर आती हैं। और फिर 1 बाय 1 करते हुए एफान ने उन सारे पोर्टल्स को खत्म कर दिया। जो देख चेनफिंग कह रहा था कि ये मेरी नेटल स्टार है, ऐसे बर्बाद तो नहीं होगी। और फिर उसने एक बार फिर से उन बिगर डिपर फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया। जो देख एफान कह रहा था कि अगर मैं इसे ब्रेक नहीं कर सकता तो फिर मैं तुझे ही ब्रेक करूंगा। इतना कहते साथ ही एफान सीधे उस बंदे पर अटैक करने रवाना हो गया और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।